ईद कुर्बान से पहले जो माहौल होता है उसकी बात करते हैं, लेकर चलते हैं हैदराबाद। ऐसी फैमिली से आपकी मुलाकात कराएंगे जो हर साल ईद कुर्बान के लिए बकरों को बहुत मोहब्बत से पालते हैं। वो चाहे फैसलाबाद के हों चाहे हैदराबाद के, मोहब्बत से पालते हैं। 5 से 6 मन के 4 बकरे उनकी मवेशियों से मोहब्बत की अक्कासी करते हैं। किन नाज नखरों से बकरे पाले गए यह बताएंगे हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान नज़दीक जैसे आती है तो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि सुन्नत इब्राहीम की पैरवी पर अमल करते हुए खूबसूरत से खूबसूरत और वज़नी जानवर जो है वो ख़रीदा जाता है और उसकी कुर्बानी की जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के एक ऐसी फैमिली के यहाँ जो कि सालों साल जो है वो जानवर ख़रीदते हैं और सालों साल उनकी खिदमत की जाती है। जानवर खरीद, छोटे बच्चे होते हैं। इस वक्त 4 माशाल्लाह खूबसूरत से खूबसूरत जो है वो बकरे यहाँ पर मौजूद है। इनकी खुराक जो है वो भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है दीगर जानवरों से। इस वक्त जो है यहाँ पर ये 4 बकरे हैं जिनका वज़न जो है कम से कम जो यहाँ पे जो इन जानवरों को पालता है और जो मालकान से हमारी बात है उनका ये कहना है कि कम से कम 5 से 6 मन इनका वज़न है और इनके नाम भी रखे हुए हैं और इनकी खुराक क्या है इस हवाले से इन बकरों का जो जानवरों का जो मालिक है जो इनको खिदमत भी करता है सालों साल, हम उनसे पूछेंगे। आसिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ भाई, क्या इनकी ख़ास खुराक होती है और इनका वज़न तकरीबन क्या होगा? इनकी खुराक में जो शामिल है वो गंदम देते हैं हम, इसके अलावा जो है वो जंतर देते हैं और ख़ास जो इनकी जो है वो खुराक वो जो है किस्म का भी मैंने आपको बताया कि वो मशरूब होता है, वो मशरूब जो है वो पीते हैं हर शाम के अंदर, ये इनकी खुराक में शामिल है। बाकी इनका वज़न जो आपने बताया तो कम से कम एक हमारा बड़ा बकरा है उसके 6 मन तकरीबन वज़न है, बाकी 4 साढ़े 4 मन के बकरे हैं। अब हमारा सेगमेंट हासिल है अक़ुल पख्तूनख्वा। खूबसूरत पख्तूनख्वा की बात हो तो कैसे खैबर पख्तूनख्वा की सौगातों को हम भूल सकते हैं। हमने आपको दिखाया कि कैसे मुल्क भर में पेशावर का चरसी टिक्का मशहूर है, इसी तरह स्वाद भी ट्राउट मछली की अफजाइश और खुराक के हवाले से अपनी शोहरत रखता है। खूबसूरत खैबर पख्तूनख्वा की जब हम बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ट्राउट फार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा को एक्सप्लोर करने के मिशन पर जब मोहम्मद शुएब गए थे तो ऐसी जगह पहुँचे जहाँ आप खुद ट्राउट फिश को पकड़ सकते हैं और फिर ख़ुद भी पका सकते हैं या फिर आप पकाने के लिए दे भी सकते हैं। ये कौन सी जगह है? शुएब जो है हमें यहाँ की सैर करेंगे। यहाँ पर तो बैठे, लेकिन ये कुछ दिन पहले की है जब वो गए थे और उन्होंने वहाँ के खूबसूरत मनासिर देखे थे, तो आपको सैर करवाते हैं इस जगह की। हम मौजूद हैं इस वक्त चेल में। ये कालाम से 2 घंटे पहले मकाम है और यहाँ पर हुकूमत के भी और प्राइवेट सेटअप के भी फार्म्स हैं, फिश फार्म्स हैं। ट्राउट है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ट्राउट है यहाँ पर। और ऐसे में मौसम तो बड़ा सुहाना, लेकिन हम बात सिर्फ ट्राउट की करेंगे। जो गवर्नमेंट है, जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, वो अफजाइश के लिए इन फार्म्स को अंडे देती है ताकि वो अफजाइश करें इस मछली की। तो आज हम आपको दिखाएंगे छोटी छोटी मछलियाँ भी और बड़ी बड़ी मछलियाँ भी। और कहते ये हैं कि ब्राउन कलर की होती है वो ज़्यादा टेस्टी होती है। खुद पकड़ूंगा ट्राउट, खाऊंगा भी और बताऊंगा कितनी टेस्टी थी ये ट्राउट। हम इस वक्त जिस फिश फार्म में मौजूद हैं, यहाँ पे ये वो हिस्सा है जहाँ पर छोटी छोटी ट्राउट है। ये बेसिकली ऊपर पहाड़ों में, वहाँ पर उन्होंने किराए पे जगह ली होती है, वहाँ पर ये अंडे रखते हैं। आर्टिफिशली ज़ाहिर क्रिएट किया जाता है इस एनवायरनमेंट को और फिर ये ट्राउट के छोटे छोटे से बच्चे इनको लेकर आते हैं यहाँ पर रखने के बाद, फीड देने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मछली बड़ी होती है। 14 महीने लगते हैं, फिर मछली तैयार होती है। 500 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक की मछली तैयार हो जाती है। तो 2 रंग है,
दरिया में जो मछली होती है वो तो ब्राउन कलर की ही होती है, लेकिन इसमें एक रेनबो और एक ब्राउन, ये दो कलर है। कहा जाता है कि ब्राउन जो कलर है उसकी मछली ज़्यादा लजीज होती है। अभी हम आगे जाएंगे, जो मछली तैयार हो चुकी है वो पकड़ेंगे, खुद पकड़ेंगे और उसके बाद उस मछली को हम देंगे कि चलो जी इसको काटें और बना के हमें खिलाएं। तो नज़रों के सामने ताज़ा मछली नज़र भी आ रही है और खाएंगे भी। दरिया का ताज़ा पानी इनको सप्लाई किया गया है ताकि इसकी अफजाइश हो, और जब ये तैयार हो जाती है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि 500-600 ग्राम 1.5 किलो तक भी। अब जरा कीमत की बात करते हैं। जो ब्राउन वाली है वो महंगी होती है, वो 2100 रुपये किलो तक मिलती है, और जो रेनबो है दूसरी वाली है वो 1800 रुपये किलो यहाँ पर फरोख्त की जाती है। जो भी घूमने फिरने जा रहे होते हैं वो फार्म में ज़रूर रुकते हैं कि ट्राई करें, जिसका सुना इतना था उसकी लज्जत कैसी है। ट्राउट ताज़ा ताज़ा यहीं से पकड़ी है, अब इसे हम खाएंगे, कच्चा नहीं खाएंगे, चाहे तो बारबेक्यू चाहे तो किसी और स्टाइल में। ताज़ा ट्राउट, क्या ज़बरदस्त टेस्ट होगा इसका। So trout is ready and it's here. Wow, wow, ज़बरदस्त। ये अपने हाथ से पकड़ी, खुद पकाई बस नहीं है, खाएंगे भी खुद ही। ज़बरदस्त, लजीज, बेहतरीन। हम करते हैं एंजॉय, आप वापस स्टूडियो जाए। तो हमने शोएब को भी कहा कि आप भी आ जाए स्टूडियो। बहुत खा ली मछली आपने। ज़्यादा ना खाए, ज़्यादा मछली सेहत के लिए मुझे लगता है अच्छी भी नहीं होती। ज़्यादा मछली अच्छी नहीं होती, ज़्यादा गर्म तो होती। कोई चीज़ भी अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। ज़्यादती किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। जनाब आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं ऐसी पिंडी गर्ल से जिनकी खूबसूरती के बहुत ज़्यादा आजकल चर्चे हो रहे हैं। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाली आयना कुरैशी मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2021 बन गई हैं। आयना इन दिनों इटली में तालीम हासिल कर रही हैं। रावलपिंडी की मिडिल क्लास फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। आयना मिस पाकिस्तान वर्ल्ड कैसे बनी और कितनी सख्त मेहनत उन्हें करना पड़ी, इस समेत उनकी ज़िंदगी के दीगर पहलुओं पर भी उनसे बात करेंगे। और उनसे बात करने के लिए उन्होंने हमें खुद ज्वाइन कर लिया। आयना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयना, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आपका नाम बड़ा मुनफरिद और बहुत प्यारा है। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद, क्योंकि जब किसी भी पाकिस्तानी खातून को ये एजाज़ मिलता है ना तो बाकी ख़वातीन जलती नहीं है, ज़्यादा खुश होती हैं कि यार चलो कोई तो है जिसको ये एजाज़ मिला। मुझे ये बताएं कि कोरोना के दौरान वर्चुअली टाइटल जीतना कितना मुख्तलिफ और कितना मुश्किल था? आई थिंक बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि कोरोना की वजह से यूजुअली जो ये होता है पूरा कंपटीशन, सारे लोग वहाँ आते हैं, सारे एक जगह पे मिलकर सारा इवेंट होता है, मगर इस बार सारा ऑनलाइन हुआ कोरोना की वजह से। तो बिल्कुल पूरा ही सिरे से बदल गया पैजेंट, और इसमें मुश्किल भी ज़्यादा थी क्योंकि आपने अपने आप को सबसे बेहतरीन तरीके में प्रेजेंट करना है, और वो भी आपके पास एक ही तरीका है कि आप एक कंप्यूटर के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू। आप वहाँ खुद नहीं हैं, इन पर्सन आप नहीं अपने आप को दिखा सकते। तो आई थिंक यही सबसे बड़ी उसकी मुश्किल आती है। फिल्टर भी यूज किए थे जी। आजकल एक्चुअली होता ही है ना कि हर तस्वीर जो उतरती है खदशा ये होता है कि सामने वाला इतना प्यारा कैसे हो सकता है। तो शोएब इन्हें यकीन नहीं आ रहा, बस इनके यकीन के लिए आप बता दें। नहीं, कोई फिल्टर नहीं इस्तेमाल हुए थे। सारी फोटोज आपने प्रोफेशनल लेनी होती थी। हमने जितने भी फोटोज सबमिट कराई, जितने भी शूट्स हुए, सारे हमने प्रोफेशनल फोटोज सबमिट कराई, जितने भी वीडियोस हुई, कोई फिल्टर नहीं लगाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो टाइटल जिसका मुकाबला होता है, कि प्रोसीजर क्या होता है, कितनी ड्यूरेशन होती है, कितने इसमें राउंड्स होते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिटनेस के लिए भी काम करना है, आपने खाने पीने पे बड़ा ध्यान करना है, तो क्या पूरा प्रोसेस होता है?
मेहनत तो बहुत होती है। प्रोसेस ये है कि आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पे एप्लीकेशन ओपन है सारी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए हु आर अनमैरिड, जिनकी कोई शादी ना हो, कोई बच्चे ना हुए, तो इट्स फॉर यंग गर्ल्स एंड फॉर गर्ल्स हु आर मैरिड देयर इज अनदर वन मिसेस पाकिस्तान, जिनकी शादी हो चुकी है उसमें अप्लाई करती हैं। तो इसमें आपके पास ये होता है, पहले आप अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं जिसमें आप बताते हैं कि मेरी ये हाइट है, मेरे मतलब ये एज है, मैं इधर रहती हूँ, मेरा नाम, मतलब अपना बेसिक डिटेल्स। और अगर उनको लगता है कि आप मुकाबला कर सकते हैं तो फिर वो आपको वापस कांटेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि आप इस डेट्स पे आ जाएं। हर साल डेट्स जो होती है हल्की सी फर्क होती है, तो डेट सेट नहीं है। फिर आपको अपने शूट्स भेजने पड़ते हैं, या फिर अगर आप वहाँ होते हैं तो करने पड़ते हैं अगर कोरोना ना हो। शूट्स के हमारे पास कुछ जैसे हेड शॉट्स, ब्यूटी शॉट्स आपके हो जाते हैं, इवनिंग वेयर, इस तरह की कुछ कैटेगरीज होती हैं। और फिर आपके इंटरव्यूज होते हैं जहाँ आई थिंक द इंटरव्यूज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपने अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, आपने बताना होता है आप पाकिस्तान को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और आपके आगे के क्या प्लान्स हैं फ्यूचर में। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तो आप इटली में है ना, तालीम हासिल कर रही हैं आप, तो ये पढ़ के क्या बनने का सोचा है? क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना कि मिस पाकिस्तान आप बन गए और अदाकारी का भी शौक़ होता है, ये मुझे लगता है कि ख़वातीन या स्पेशली लड़कियां तालीम हासिल करके ये तो नहीं बनना चाहती, वो कुछ और ही बनना चाहिए, या तो डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी। तो रावलपिंडी से इटली तक का सफ़र, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। और दूसरा ये कि जो तालीम हासिल आप कर रही हैं, इसके बाद आगे ज़िंदगी में मज़ीद क्या करना चाह रही हैं? जो मेरी डिग्री है वो एजुकेशन की है, इट्स अबाउट एजुकेशन एक्चुअली। और मैं चाहती हूँ कि इसी डिग्री को आगे लेकर मैं पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम में मतलब कोई चेंजेस ला सकूँ, शायद अपना स्कूल अगर खोल सकूँ। सो आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अब मीडिया में भी काम अगर कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट में भी काम कर रहे हैं, मगर आपको अपने कंट्री के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो एजुकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्रेट। अभी टाइटल जीतने के बाद कोई एक्टिंग की ऑफर आई है आपको अब तक? अभी एक्चुअली मुझे 2-3 ऑफर्स हैं। ओके। एक्टिंग तक की नहीं गई एक्चुअली, मगर आई हैव सम थिंग्स दैट आई एम डीलिंग विद। मगर मुझे ये है कि मैं चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में काम हो। मेरी कुछ ऑफर्स जो हैं वो टर्की की साइड पे हैं, क्योंकि अभी मैं इटली में हूँ मगर ज़्यादातर मैं टर्की में होती हूँ डिग्री की वजह से। तो इसलिए अभी पाकिस्तान जब मैं आऊँगी तो देखूंगी। यहाँ के लोग तो अब स्पेशली मैं अगर बात करूँ एक्टर्स की, तो वो उनकी कोशिश है कि एक टर्किश प्रोजेक्ट कर लें। आपको तो पहले से मिल रहा है। ये तो आपने अच्छी एडवाइस दी है। अच्छा आईना, मुझे ये बताएं कि जब आपका फ़ोटो शूट होता है या आप इस तरह की कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप फलाने बंदे से आप मिल रही हैं, आपकी जो शक्ल है फलानी अदाकारा से मिल रही है। ऐसा कोई कमेंट मिला अभी तक? एक्चुअली मुझे ऐसा कोई कमेंट नहीं मिला। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मगर मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा। आई गेस आई ओनली लुक लाइक माय सेल्फ। यस, इंडिविजुअलिटी। अब मुझे थोड़ा सा बताएं कि इस टाइटल के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि ज़ाहिर है ये ऐसे मुकाबले होते हैं कि कुछ फैमिलीज़ थोड़ा सा ना रिलक्टेंट होती हैं कि ओहो हो अच्छा हमारी बेटी हमारी बहन ऐसे मुकाबलों में जा रही है, उनको लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और शायद हमारी सोसाइटी स्पेशली हमारी सोसाइटी भी जो है ना इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। अभी अगर हम 2021 की बात करें तो इस सदी में भी ऐसा है। तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ी आपको? आई थिंक डेफिनेटली, क्योंकि जब आप एक वैसी सोसाइटी से, बेशक आपकी फैमिली जितनी भी लिबरल हो, जितनी भी मॉडर्न हो, एक सोसाइटी का असर ज़रूर होता है और आपको वहाँ रहते हुए उसके साथ ज़रूर डील करना पड़ता है। मगर आई थिंक मेरी फैमिली ये भी जानती थी कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं बहुत डिटर्मिन्ड हूँ, ये मैंने कह दिया तो अब ये हो गई, तो अब किसी तरह इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और तो फैमिली को प्रेशर बेयर तो नहीं करना पड़ा बाकी खानदान वालों का कि ये आपकी बेटी क्या कर रही है? I don't think so, क्योंकि we're not that, you know, we're not that kind of a family. That's good, that's very nice. तो आईना मुझे ये बताएं कि आपने वो कहते हैं ना कि एवं ही हम गए और जनाब हमने कहा कि एवं ही किस्मत ट्राई करते हैं कि शायद हो जाए, ये सोचा हुआ था कि नहीं मैंने ये करना है? नहीं, बहुत सालों की मेहनत थी। एवं मेरी किस्मत नहीं चली, बहुत सालों की प्लानिंग थी, बहुत सालों की मेहनत थी, बहुत सालों का इंतजार था इसका। काफ़ी ईयर से मैंने एक गोल रखा हुआ था और इसको मैं काफ़ी बार कहती भी थी लोगों को, तब लोग कहते कि अच्छा ठीक है ये तो मतलब ऐसी कह रही है। मगर आई थिंक जब आप एक
कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं लाइफ में अचीव करना, उसको वर्बलाइज करते हैं, यूनिवर्स में डालते हैं, तो वो चीज़ यूनिवर्स आपके लिए ज़रूर वापस लाती है। ओके, हमने सुना आपको बहुत सी लैंग्वेजेस आती हैं। I speak English, Urdu, Punjabi, German, Chinese और थोड़ी बहुत टर्किश भी। जर्मन, चाइनीज, टर्किश, इन तीनों का एक एक डायलॉग हो जाए। Okay, so नया दिन में आपको आके अच्छा लगा, ये बात आपने करनी है तीनों ज़बानों में। अब अच्छा लगा या नहीं लगा? ठीक है। 大家好，我是安娜，我是 Miss Pakistan World 2021，认识你们很高兴。तो ये चाइनीज थी। Okay. आप सबको हेलो कहा, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। ओके, जर्मन। Okay. German. German. Danke, ich bin stolz, mein Land zu repräsentieren. Schöne Grüße. So, thank you for having me here. I'm so proud to represent my country and I'm sending my greetings to all of you. Great. और टर्किश? Turkish, okay. Merhaba, siz nasılsınız? Ben Ayna. Memnun oldum. Okay, so I just said hello, how are you all? I'm Aina and I'm happy to meet you all. अच्छा, Great. एक और पंजाबी भी। आना वरना पंजाबी ने डाल दे, पंजाबी भी। ठीक है जी। की हाल चाल ने सब दे? की हो रहा है? मैं आयना, तुम्हारी मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2021। साडी मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2021। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा बात करके। You're a proud girl, I must say, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पेरेंट्स की सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट और सिर्फ एक टाइटल नहीं है, आप मल्टी टैलेंटेड हैं भाई। इतनी ज़बरदस्त आपने जो ज़बानें बोल दी हैं, वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड। आगे जनाब, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सोशल मीडिया की बात करते हैं और एक एप्लीकेशन जिसने आजकल मैं कहता हूँ थोड़ी धूम मचाई हुई है, स्नैक वीडियो। हम देख रहे हैं बहुत से लोग, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हों, या फॉर दैट मैटर हमारी नौजवान नस्ल, वो इस टिकटॉक से अब आ रही है स्नैक वीडियो पर। क्या मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने भी ये एंटरटेनमेंट ऐप ज्वाइन कर ली है? दिखा तो हमारे ये फेक और जाली ये जो वीडियोज़ हैं, क्योंकि आजकल मरीम नवाज के चेहरे वाली कई वीडियोस वायरल हो रही हैं। बहुत से सोशल मीडिया सार्फिन का ये ख्याल है कि शायद अहम सियासी लीडर ने अवाम के दरमियान जगह बनाने के लिए सैप का सहारा लिया, लेकिन जिस तर्ज की ये वीडियोस बनाई जा रही हैं वो हैरान कुन है। अवामी लीडर का गानों पर वीडियोस रिकॉर्ड करना, लिपसिंग करना, ये नामुनासिब कह लीजिए, यूँ कहिए कि हज़म नहीं होता। इन वीडियोस के पीछे क्या हकीकत है, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है निगत दाद ने, आप डिजिटल राइट्स फाउंडेशन को हेड करते हैं। निगत, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। निगत, ज़ाहिर है ये तो क्लियर हो गया कि ये फेक है, ये जाली है, हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। पर मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, इस तरह किसी का चेहरा इस्तेमाल करना अनएथिकल तो है, क्या इल्लीगल भी है, जुर्म भी है? जी बिल्कुल शुएब, ये जुर्म है और ये बहुत वाज़े लिखा हुआ है पाकिस्तान के प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में, जो 2016 में आया था। और बारहा हम आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से इस पर बात करते हैं। इसमें सेक्शन 20, सेक्शन 21 और सेक्शन 24 जो है, ये मुख्तलिफ तरीके से इस बात को डिस्कस करते हैं कि अगर कोई किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए फेक आईडीज इस्तेमाल करता है या फेक आइडेंटिटी इस्तेमाल करता है, तो ये एक जुर्म है। जो सेक्शन 21 है वो साइबर स्टॉकिंग का है। उसमें बहुत सी और भी सब सेक्शंस हैं, लेकिन एक बहुत जो वाज़े बात वो सेक्शन करता है वो ये करता है कि अगर आप जानबूझ के किसी की आइडेंटिटी को स्टील करके और उसको नुकसान पहुंचाने की वो करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये किसी ने नुकसान पहुंचाने के लिए किया हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वो किसकी वीडियोस बना के फैला रहे हैं और इस वक्त सियासी एक इन्वायरमेंट क्या है, उसको क्या नुकसान हो सकता है। और चाहे ख़वातीन वो पॉलिटिशियंस हों, जर्नलिस्ट हों, एंकर्स हों, लेकिन जब भी कोई उनकी जेंडर को
ले करके उनके हवाले से कोई वीडियोस बनाता है तो उनकी जो विजिबिलिटी है वो और ज़्यादा उनको नुकसान समटाइम्स पहुंचाती है, जब ट्रोलिंग और हेट स्पीच और लोग उनको बहुत ज़्यादा हरासा करते और मजाक उड़ाते हैं। सही। अच्छा निगा, जैसे आपने कहा कि ट्रोलिंग करना, मजाक बनाना, तो हम सिर्फ अगर सोशल मीडिया पे देखें तो सिर्फ मजाक की खातिर बहुत सारे वीडियोस को एडिट किया जाता है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। इस चीज़ को आप रोक कैसे सकते हैं? क्योंकि ये एक वीडियो आती है, 2 वीडियो आती है, 3 वीडियो आती है, आप रिपोर्ट करते रहते हैं, फिर आप भी एक टाइम पे थक जाते हैं। लेकिन इसको रोकने का, बंद करने का, इसके खिलाफ कंप्लेन करने का कोई ना कोई तो एक तरीका होगा ना? महक, ये बहुत एक बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल के लिए हम पिछले जब से ये कानून आया है इस सवाल पे बात करते हैं कि इसको रोक कैसे सकें। अब ये बड़ा ज़रूरी है कि जो ऐसे इदारे जैसे फॉर इंस्टेंस आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, जैसे आपकी लॉ इन्फोर्समेंट है जो कि इस हवाले से फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और रियासती इदारे वो कितना काम कर रहे हैं ये अवेयरनेस फैलाने में, लोगों को बताने में। देखिए बहुत से लोग जब इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उनको नहीं पता कि ये गैर कानूनी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जब वो लोगों में ये बात फैलेगी कि आप अगर किसी को स्टॉक कर रहे हैं, आप किसी की फेक वीडियो बना रहे हैं तो उसकी सज़ा 5 साल है, उसकी सज़ा 3 साल है। अब ये जो आप बात कर रहे हैं ये सेक्शन 24 जो पीका का है इसमें इसकी सज़ा 5 साल है और सज़ाएं हुई भी हैं। लाहौर में 2018 में एक यंग लड़के को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सज़ा दी थी और उसमें ये तीनों शिकें जो मैंने आपको बताई हैं सेक्शन 20, 24 और 21 ये उस पर अप्लाई की हैं। अच्छा। तो, हाँ बिल्कुल ये हुआ और भी बाय द वे और भी बहुत से ऐसी सज़ाएं हुई हैं। मुख्तलिफ पेशावर में हुआ है, कराची में हुआ है। अभी रिसेंटली अगर आपने सुना हो कराची के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो थे उन्होंने अपनी कुलीग की फेक आईडी से उनको बदनाम करने की कोशिश की तो उनको अभी अब सज़ा हुई है। लेकिन जैसे महक कह रही थी कि बंदा थक जाता है, रिपोर्टिंग करके थक जाता है, केसेस आगे लेकर के वो 5 साल लड़ी हैं अपने केस से। अब हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो 5 साल हाँ ना, अगर हमारे नाम से कोई फेक पेज है, कोई फेक अकाउंट बनता है तो हम थक जाते हैं रिपोर्ट कर करके, फिर हम एंड में कहते हैं छड्डो बस, जो बनाता है जो करता है करने दो। लेकिन वही बात है ना, ये भी गलत है कि आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन कब तक, आप कब तक इन चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे? क्योंकि जिन्होंने बनाना है फेक अकाउंट या फेक पेजेस वो तो बाज नहीं आएंगे। हाँ, मैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे बात करते रहें। देखिए ओवरनाइट कभी भी ये बात जो है लोग आगाह नहीं होंगे। मुसलसल इस पे बात करते रहना बहुत ज़रूरी है। जब बहुत सी पनिशमेंट्स होती हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो कि भाई ये जो हम काम करने जा रहे हैं गलत है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 और बहुत अहम चीज़ें हैं। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट को एक्टिव होना पड़ेगा। ये बात बहुत दफ़ा हम लोग करते हैं कि रिफॉर्म्स लेकर आएँ, उनको इस काबिल बनाएं कि वो एक्टिवली इन कंप्लेंट्स को देख सकें। और उसके साथ साथ जो हमारी सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको भी पुश करना पड़ेगा कि भाई आपके रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स क्यों नहीं काम कर रहे। जब हम आपको बता रहे हैं कि सर्टेन कंटेंट जो है ये मेरी रेपुटेशन ख़राब कर रहा है या मुझे नुकसान पहुँचा रहा है, या बहुत केसेस में ख़वातीन के साथ ये होता है कि उनको उनके घर वालों से डर लगता है कि ये इनको अगर पता लग गया तो ये कहीं मुझे ही नुकसान ना पहुंचाए। अब अनफॉर्चुनेटली ये है हमारा माशरा, तो ये सोशल मीडिया कंपनीज को भी पुश करना पड़ेगा कि भाई आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस आर नॉट वर्किंग फॉर अस एंड यू रियली नीड टू सी कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, और जब हम रिपोर्ट यहाँ से करते हैं तो फिर आप टेक डाउन कंटेंट क्यों नहीं करते। और उसके साथ साथ जो हमारा कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बजाय ये कि और कवानीन लेकर आए जो ऑलरेडी 2016 में लेकर आए हैं, अगर उसी को प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर लें तो यकीन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा निगत, चूंकि डिस्कशन स्टार्ट हुई है स्नैक वीडियो से, तो मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ आपसे इस ऐप से मुताल्लिक। चूँकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अब सारिफीन इसके हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत यूज़र्स इसके बढ़ते चले जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये ऐप सेफ़ है या ऐसी जो भी नई ऐप्स आ रही हैं क्या वो सेफ़ हैं? और जो इसमें लोगों को एक कहा जा रहा है कि आप इस पर ऐप पर आएँ, आपको पैसे मिलेंगे और लोग इससे पैसे कमा भी रहे हैं, तो ये इन एक्चुअल हो क्या रही, क्या क्या मॉडल है इस ऐप का या ऐसी किसी भी ऐप का?
शुएब, मैं ज़ाती तौर पे इस ऐप को नहीं जानती, लेकिन बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जो कि इसी तरह से अट्रैक्ट करती हैं यूज़र्स को। और ये जो सेंसेशनल कंटेंट, इंटरटेनिंग कंटेंट, ये एक इंसेंटिव देना कि आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके फॉलोअर्स एंटरटेनर आप बनेंगे, इस तरह की बात। तो लेकिन यूजर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो एप्स हैं वो एक तो अनएथिकल हैं, और दूसरा चाहे वो ऐप कहीं से ओरिजिनेट हुई हो, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके मुल्क का कानून क्या कहता है। हमारा लोकल लॉ जो है, जब आप इस तरह की ऐप इस्तेमाल करेंगे और किसी के भी चेहरे को इस्तेमाल करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाएंगे, आप इंटरटेनमेंट के मकसद के लिए कर रहे हैं, दैट्स एक्चुअली अनएथिकल एंड इलीगल। सो जब आप एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं और किसी का चेहरा इस्तेमाल करके इस तरह, तो आप उसकी रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं। अब उस शख्स को पता हो या ना हो, लेकिन आप एक जुर्म कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निकत, बस लास्टली मुझे ये बता दें, क्योंकि इस पर हम हमेशा बात करते हैं और बार बार करनी बहुत ज़रूरी है कि जो पहले ना जान पाए वो अब जान जाए। किसी भी शख्स की अगर आईडी, फेक आईडी बनी है, उसका फेस इस्तेमाल हो रहा है, उसका कंटेंट इस्तेमाल हो रहा है, उसको कोई मिलाइन कर रहा है, तो तरीक़ेकार इन एक्चुअल है क्या और कितना प्रोसेस? आपने कहा सज़ाएं हुई हैं, लाहौर की बात भी आपने की, कराची के प्रोफेसर की बात भी की, ये तरीक़ेकार कितना लंबा होता है? सो शुएब, ये एक अहम सवाल है कि तरीक़ाकार जो है वो कुछ केसेस में बहुत लंबा हो जाता है और कुछ केसेस में वो जल्दी मामलात निपट जाते हैं। लेकिन ये है कि मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि अगर आपके शहर में साइबर क्राइम विंग मौजूद है तो बराए मेहरबानी उनके दफ्तर में जाइए, बजाय कि ऑनलाइन कंप्लेंट करें। ऑनलाइन कंप्लेंट्स लोग कर सकते हैं, लेकिन वो उसको हफ्तों लग जाते हैं। तो आप उनके दफ्तर में जाइए और वहाँ पे वो आपको गाइड भी करेंगे कि आप किस तरीके से कंप्लेन लिख सकते हैं। लेकिन ये कि इस पे काफ़ी टाइम लग जाता है, कुछ हफ्ते भी लग जाते हैं, फिर महीनों भी लग जाते हैं। इंक्वायरी होती है, फिर उस पर वो वेरीफाई करते हैं कि आया ये केस जो है ये प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद साइबर क्राइम विंग उस पर एक्शन लेता है। लेकिन मैं एक और चीज़ कहूँगी कि इनका हेल्पलाइन नंबर भी है, लोग उसको गूगल करके देख सकते हैं। लेकिन हमारी भी हेल्पलाइन है 0800 39393, जो कि बेसिकली है ही साइबर हरासमेंट के लिए। आप लोग गाइड करते हैं निगत कि आप कैसे कंप्लेन करें? बिल्कुल शुएब, हम 3 चीज़ों पे गाइड करते हैं। एक तो ये कि लीगल प्रोसेस बताते हैं कि अच्छा अगर आपने साइबर क्राइम विंग के साथ इसको लेकर के चलना और साइबर क्राइम लॉ इस्तेमाल करना है तो क्या प्रोसेस होगा, वो केस टू केस बेसिस होता है। दूसरा, हम लोग बहुत सी खवातीन मेंटली बहुत जैसे महक ने कहा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो वो हम उनको वो भी मेंटल काउंसलिंग देते हैं और डिजिटल सिक्योरिटी भी। ग्रेट, थैंक यू निगत, थैंक यू। आपने इससे मुतालिक एक तो एलेबरेट भी किया और आपने खुद कहा कि आपका प्लेटफॉर्म भी है जिससे लोगों की हेल्प हो रही है। 2020 में चीन के शहर वुहान से फैलने वाली कोरोना वबा, वैसे 2019 दिसंबर की बात है, तो लाखों अफराद मौत का शिकार हुए, सैकड़ों ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं और लाखों इस वबा से महफूज रहने के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं। लेकिन आयशा इब्राहिम की निगाहों में आज भी वो लम्हा ताज़ा है जब उन्होंने पाकिस्तान के पहले कोविड-19 के पेशेंट का सामना किया था। हमारे नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद ने उनसे मुलाकात की है, रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर आयशा आज भी लोगों को जानलेवा वायरस से बचाने के लिए पीआईबी वैक्सीनेशन सेंटर में मसरूफ़े अमल हैं। उन्हें इस मरकज़ की राहदारियों में गर्दिश करता देखने वालों को भी ये इल्म नहीं होता कि मुल्क में कोरोना के पहले मरीज का सामना करने वाली अव्वलीन मुआलिज भी डॉक्टर आयशा ही थीं। 26 फरवरी 2020 को जब ईरान से आने वाले नौजवान में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई तो खौफ के मारे कोई डॉक्टर करीब आने पर तैयार नहीं था। याद करती हूँ तो वो एक मीटिंग याद आती है, हमारी एक मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग के अंदर ही कॉल आई थी कि आगा खान के अंदर एक केस आया है सस्पेक्टेड कोविड से, और जैसे ही हमें वो केस के बारे में आगाह किया गया तो फ़ौरन से, क्योंकि मैं वहाँ पर सर्वेलेंस ऑफिसर का काम किरदार अदा कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे कॉल आई और मैं वहाँ गई विज़िट पर अपने साथियों के साथ।
और वहाँ जाने के बाद हमें पता था कि सस्पेक्टेड एक कोविड का केस है, तो हमने प्रॉपर अपने जेयर्स पहने, पीपीज़ जो है उसका हमने वो किया और हम वहाँ अंदर गए, इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन की पूरी प्रॉपर तरीके से, उनसे बात की। उनके वालिद साहब थे अंदर याया जाफरी के साथ, और उनसे हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री ली उसकी, और उसके बाद हमने प्रॉपर तरीके से अपनी पीपीज़ को वहीं उतारा और उसके बाद हमने एक रिपोर्ट तैयार कर आगे अपने हायर अप्स को फॉरवर्ड की, जिसके बाद में जो है वो रिपोर्ट उसकी कंफर्म हो गई थी कि वो कोविड-19 का केस है। तो शायद उस वक्त अगर पता होता तो बहुत हिम्मत हमारी जवाब दे जाती, लेकिन बस अल्लाह ताला ने साथ दिया और आज तक जो है उसी हिम्मत से हम आज तक जितने भी केसेस आ रहे हैं, इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी केसेस हैं वो तो सब इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही आगे जाते हैं। याहिया जाफरी उस वक्त को याद करते हुए तस्लीम करते हैं। उस वक्त मर्ज के बारे में मालूमात कम होने की वजह से खौफ बहुत ज़्यादा था, मगर डॉक्टर आयशा ने उनकी हिम्मत बंधाकर मायूसी से निकाला। जब डॉक्टर ने आके मुझसे हिस्ट्री ली तो वहाँ का ये था कि साइकोलॉजिस्ट भी थे वहाँ पे जिन्होंने काउंसलिंग की थी, और इन्होंने भी मुझे बताया था डॉक्टर्स ने कि ये 70% ऑफ द पॉपुलेशन को होगा, उसी वक्त ये बताया था। तो इसमें घबराने की बात नहीं है और ह्यूमन इम्यूनिटी ख़ुद इससे रिकवर कर लेगी। तो उन्होंने काफ़ी बैकअप दिया, हौसला दिया, जिससे कि परेशानी थोड़ी कम हुई, क्योंकि उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट मरीज़ की जो है वो विल होती है किसी भी बीमारी से लड़ने की। तो उस हवाले से मुझे काफ़ी बैकअप किया उन्होंने। कोविड एक हकीकत है और बहुत सारे लोग इसे मजाक समझते थे, लेकिन जब उनकी फैमिलीज़ में कोविड हुआ और डेथ्स हुई, जब बहुत सीवियर कंडीशन हो गई, तो उन्हें एहसास हुआ। अब ये किस्मत की बात है, अगर किसी को बहुत माइल्ड हो गया है और वो रिकवर कर गया है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो ना समझे कि कोविड कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनकी इसने ज़िंदगियाँ ली है और ये ख़तरनाक बीमारी है। बेहतर ये है कि आप लोग मास्क पहने, एहतियात करें। इब्तिदा में कोरोना का खौफ इस कदर था कि डॉक्टर आयशा को अपने घर वालों से भी ये बात छुपाना पड़ी कि उन्होंने कोरोना के मरीज का मुआयना किया है। मेरी वालदा, मुझे याद है अभी भी मैं घर गई हूँ, घर पहुँची हूँ तो शाम का वक्त था, शाम की चाय पी रहे थे सब, बिस्किट वगैरह खा रही थी मेरी वालदा, और उन्होंने जब मुझे कहा कि आयशा जो है आज आपको पता है कि कोविड का केस आया है, तो थोड़ी देर के बाद मतलब मैंने उन्हें जवाब तो नहीं दिया इस चीज़ का, मैंने कहा जी अम्मी मुझे मालूम है। फिर जैसे ही जो है वो रिपोर्ट जो है अचानक से सामने शाया की गई, न्यूज़ में चैनल के ऊपर आने लग गया कि इन्वेस्टिगेटेड बाय डॉक्टर आयशा एंड डॉक्टर हमारे बाकी जो हजरात थे। तो उस वक्त अम्मी ने कहा बेटा ये कहीं आप तो नहीं थी, आप गई हुई थी, आज देर से भी आई हैं घर। तो तब मैंने अम्मी को कहा जी अम्मी मैं ही गई थी। और फिर जो जैसी कंफर्मेशन बताई गई न्यूज़ चैनल पे, तो मैंने फ़ौरन से जो है अपने आप को उसी वक्त मैंने क्वारंटीन कर लिया था अपने आप को, और जिस पर मेरी वालदा जो है वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो पाकिस्तान का पहला केस था। एक डर, एक खौफ वो मेरे जहन में भी था, लेकिन मेरी वालदा के तो बहुत ज़्यादा था। मुझे कहने लगी कि बस आप कल से आप जॉब पे नहीं जाना, और जो है ये अपनी इस जॉब से आप वो कर दें, रिज़ाइन कर दें, और बस ऐसी जॉब हमें नहीं चाहिए जिसमें आपकी सेहत। लेकिन फिर मैंने खैर अपनी अम्मी को समझाया कि नहीं यही चीज़ है, हम कौम की खिदमत का यही एक टाइम है, अगर हम आज नहीं करेंगे तो शायद हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। कोरोना का खौफ पहले जैसा नहीं रहा, वैक्सीन भी आ गई है और तीसरी लहर भी बतदरीज कम हो रही है, मगर डॉक्टर आयशा का कहना है कि एहतियात का दामन थाम कर रखना होगा। ये है हमारे सफ़े अव्वल के मुहाफिज। कोरोना वबा आज अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की कोशिशों की वजह से। एहतियात कीजिए, इनका साथ दीजिए ताकि जंग मुकम्मल तौर पे जीती जा सके। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं जनाब, आपको याद होगा कि जुम्मे के रोज़ हमने आपको खबर दी थी कि कराची के पानी में निगलेरिया फैलने का ख़तरा बढ़ गया है, क्योंकि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पानी से मुतालिक जो रिपोर्ट आई है उसे सबको हैरान कर दिया है। उसके मुताबिक पंपिंग स्टेशन से मिलने वाले 70% पानी में या तो क्लोरीन नहीं होती या फिर वो हल्की मकदार में होती है। ये वही क्लोरीन है जो निगलेरिया जैसे जानलेवा मरज़ में तहफ़्फ़ुज़ का काम करती है। क्लोरीन ना होने की वजह से निगलेरिया के जरासीम
नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल होते हैं और दिमाग को सोजिश के मरज़ में मुब्तला कर देते हैं, जिसके बाद होता यह है कि 4 से 5 दिन में दिमाग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है और मरीज़ की मौत वाक़ई हो जाती है। समा डिजिटल के रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि कराची के 123 पंपिंग स्टेशंस में से 87 स्टेशंस ऐसे हैं जहां का पानी कम क्लोरीन या बग़ैर क्लोरीन के लोगों को फराहम किया जाता है। सैंपल्स के लिए पानी के नमूने हाइड्रेंट, कुएं, किडनी हिल और यूनिवर्सिटी रोड समेत दीगर पंपिंग स्टेशन से लिए गए हैं। इस मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फोकल पर्सन एंड टेक्निकल मेंबर बराए इंसदाद निगलेरिया टीम सिंध शकील अहमद साहब ने। शकील साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जो ये रिपोर्ट है वाटर बोर्ड की, मैं इससे मुताल्लिक जानना चाहूँगी कि इस रिपोर्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं? असल में ये रिपोर्ट काफ़ी अर्से से हम लोग देख रहे हैं चीज़ों को। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, तो और इसमें पाइपलाइन जो है वो पिपरी से शुरू, बल्कि धाबेजी से शुरू होकर और यहाँ पे केमाड़ी तक जाती है। तो मुख्तलिफ जगहों पे इनके अपने जो है वो प्रॉब्लम्स हैं लाइन की। कहीं पे लाइन पे जो है नाजायज़ कनेक्शन लेने के लिए सुराख कर देते हैं, वो गटर के करीब होता है, वहाँ से पानी जो है वो वापस चला जाता है और इस तरह से कंटेमिनेशन जो है वो हो जाते हैं। तो जहाँ में थोड़ा सा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को चाहिए कि वो भी अपनी जो है विजिलेंस थोड़ी सी बढ़ाएं। इसी तरीके से कम्युनिटी का भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर कहीं पे वो पानी की लीकेज देख रहे हैं तो वो अपने करीबी पंपिंग स्टेशन को मुतला कर दें ताकि उनको भी साफ़ पानी जो है पहुँचाया जा सके। ये दोनों साइड से ही हो सकता है। सिर्फ अगर हम ये कहें कि वाटर बोर्ड जो है वो इसका ज़िम्मेदार है तो ये भी उनके साथ ज़्यादती होगी, और अगर ये कहें कि जी कि कम्युनिटी जो है वो इन सारी चीज़ों में मुबर्रा है तो ये भी हमारे लिए जो है वो बेहतर नहीं होगा। अगर हमें बीमारियों का मुकाबला करना है तो हमें कम्युनिटी और डिपार्टमेंट सबको साथ लेकर चलना है और जिसकी जो ड्यू रोल है वो ज़रूर प्ले करना चाहिए ताकि हम अपनी कम्युनिटी को बीमारियों से बचा सकें। ठीक सर, जो इंसदाद निगलेरिया टीम है इसका क्या काम है इससे मुतालिक? फिर असल में तवातर के साथ कराची में ख़ास तौर पे निगलेरिया के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और सबसे अलमिया ये है कि अगर केस रिपोर्ट होता है इट मीन्स कि वो शख्स जो है वो अब हम में नहीं रहेगा, क्योंकि अब तक पाकिस्तान में जितने भी केसेस इसके हुए हैं वो सारे के सारे जो है वो डेथ पे जो है वो क्लोज हुए हैं। तो इसकी वजह से इसकी सिविरिटी बढ़ जाती है कि हम कोशिश ये करते हैं कि किसी तरीके से इससे ये इन्फेक्शन ना हो, ताकि इन्फेक्शन का तो मतलब ये है कि वो उस शख्स ने जो इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन इसकी प्रिकॉशन इतनी ईजी है कि इसकी वजह से हम एक ये जो सालाना हमारी डेथ्स हो रही हैं उसको हम जो है रोक सकते हैं। और सिर्फ ये कि क्लोरीन अगर हम पानी में प्रॉपर तरीके से मिला दें तो उससे हम जो है वो इस बीमारी का किला कमा कर सकते हैं। और एक शख्स को, क्योंकि अब तक जो डेथ्स हुई हैं वो जो सारे की सारी डेथ्स जो हैं वो यंगस्टर्स में हुई हैं, तो हम अपनी एक जो वर्क फोर्स है हमारी उस हम वर्क फोर्स को भी जो है वो सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन प्लीज जरा समझाइएगा को भी हम प्रोटेक्ट जरा समझाइएगा सर। अभी तक मैं ये समझ नहीं पा रहा, ये जो पंपिंग स्टेशंस पर अगर हम देख रहे हैं कि क्लोरीन नहीं है, अगर पंपिंग स्टेशंस पर क्लोरीन नहीं है, जिम्मेदार कौन है? आप लोग नहीं है सर, आप लोग बिल्कुल, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। देखें, नहीं बिल्कुल हर शख्स की जगह अपनी जिम्मेदारी जो है महसूस करनी चाहिए। असल में जब पानी जो है वो केंझर कल्ली लेक से निकल के आता है और वहाँ से धाबेजी में जो हमारा पंपिंग स्टेशन मेन रिजर्वायर है वहाँ से पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो मुख्तलिफ जगहों पे इसकी क्लोरिनेशन के पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे क्लोरीन जो है मिक्स की जाती है। किसने बनाया? क्लोरीन जहाँ पे मिक्स की जाती है वहाँ पे कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं एनवायरमेंटल। जी सर, ये जो आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टेशंस पर क्लोरीन मिक्स की जाती है, पॉइंट्स बने, किसने बनाया? जहाँ जी ये वाटर बोर्ड के हैं सारे। इसका मतलब तो सर ये हुआ कि आप बेशक कह रहे हैं कि मुकम्मल जिम्मेदारी वाटर बोर्ड की नहीं हो सकती, लेकिन सर वाटर बोर्ड तो जिम्मेदार है फिर, क्योंकि अगर वो उन स्टेशंस पर क्लोरीन ऐड नहीं कर रहा और जब सैंपल लिया जाए वहां पर क्लोरीन ना हो या कम हो तो जिम्मेदार तो वो हैं। नहीं, बिल्कुल यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए कि उसके ना होने की बहुत सारी वजूहत होते हैं
कि अगर आपने क्लोरीन मिक्स कर दिया तो क्लोरीन की डिप्लीशन भी होती है। अगर पानी का जो अंदर वेजिटेशन या फ्लोरा बहुत ज़्यादा है तो वो भी कंज्यूम करने के बाद क्लोरीन जो है वो वक्त से पहले ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा ये है कि टाइम गुजरने के साथ साथ भी क्लोरीन जो है वो एवापोरेट हो जाता है और उसके बाद वो सिस्टम से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके जो कंड्यूट या आपके जो ये पाइपलाइन है, अगर पाइपलाइन में मुख्तलिफ जगहों पे अगर ब्रेकेज है या वहाँ से पानी जो है वो रिसाव हो रहा है तो इस सूरत में भी जो है वो क्लोरीन आपका जो है वो ज़ाया हो सकता है। तो इसमें जहाँ वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लीकेज को कंट्रोल करें और साथ साथ क्लोरीन की प्रॉपर मेंटेनेंस जो है उसको इंश्योर करें, वहाँ पे हमारी कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ हम जब घर में सब्जियाँ लेकर आते हैं या गोश्त लेकर आते हैं तो उसे डायरेक्ट नहीं पका देते, बल्कि हम प्रिकॉशंस लेते हैं घर में गोश्त को अच्छी तरह धो के, सब्जियों को भी इवन अच्छी तरह धो के, और इवन सब्जियों को हम काटने के बाद भी धोते हैं। हालांकि काटने के बाद सब्जियों को धोना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम जो है वो घर में सब्जियों को काट के भी धोते हैं। तो क्या हम पानी के जो हम पानी हम घर में यूज करते हैं, अगर हम थोड़ी सी प्रिकॉशन अपने घर लेवल पे कर लें और जो हमारे घरों में जो टैंक के अंदर पानी होता है उसमें हम घर में जो आम इस्तेमाल का ब्लीचिंग पाउडर होता है इसके 2 चमचे पानी में घोल के डाल लें तो इसमें हमारा कितना खर्चा होगा। तो ये कि इसमें ये कि आपकी जो है चीजें जो है वो बूस्टअप हो जाएंगी कि जहाँ सिस्टम में क्लोरीन आ रहा है वो अपना काम करेंगी, और साथ साथ अगर खुदा न खासा बीच में किसी वजह से आपके पास जो है वो क्लोरीन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो घर में आप क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग पाउडर मिला लें। और ब्लीचिंग पाउडर तकरीबन हर घर में होता है, या तो लिक्विड फॉर्म में होता है या फिर जो है वो पाउडर फॉर्म में होता है, और वो इतना सस्ता होता है कि मुश्किल से 5 या 10 रुपए का खर्चा आएगा। तो इससे ये होगा कि जहां आप अपने घर का पानी जो है वो साफ सुथरा कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो है बाकी चीज़ों से भी अपने आप को महफूज रख सकते हैं। ठीक है शकील साहब, ये तो आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया कि आम आवाम जो कि हमें देख रही है, शहरी जिनकी हम बात करते हैं हमेशा, उनके लिए क्या आप रहनुमाई दे सकते थे वो आपने मुझे बता दी। मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि ये रिपोर्ट जो वाटर बोर्ड के ये हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, क्या रिपोर्ट आने के बाद इस पर कोई काम हुआ है? जैसे आप कह रहे हैं ना कि हर शख्स की अपने अपने तौर पे एक जिम्मेदारी है, तो वाटर बोर्ड ने अपनी यह जो टीम बनाई होती है कि जगह जगह स्टेशंस पे जो है वो चेक किया जाए, इस काम में कोई तेज़ी आई है? जी बिल्कुल, इसमें अब मैं आपको थोड़ा सा जो है पास में लेकर जाता हूँ। जब मिसबाउद्दीन फरीद साहब जो है इसके एमडी थे तो उस वक्त ये इशू जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। तो उसके बाद हमारे मुख्तलिफ जगहों पे जो ऑब्जर्वेशन थी वो जो हमने उनको रिपोर्ट की, तो उसके बाद उन्होंने ये किया कि जहाँ जहाँ पे क्लोरीनेटर्स नहीं थे, क्योंकि क्लोरीन मिक्स करने के लिए क्लोरीनेटर चाहिए और वो काफ़ी महंगा आता है, तो हर जगह पॉसिबल नहीं है कि हम हर पंपिंग स्टेशन के ऊपर जो है क्लोरीनेटर लगा सकें। तो इसका हल हमने ये निकाला था कि जगह प्लास्टिक के बड़े बड़े टैंक्स जो हैं वो अवेलेबल करवाए थे, और उसके जरिए हमने जो है जहाँ जहाँ पे पंपिंग स्टेशन पे क्लोरीनेटर फिट नहीं हो सकते थे या जो कंप्रोमाइज थे जहाँ पे जो है वो काफी दूर था, तो हम वहाँ पे जो है ये इस तरीके से क्लोरीनेटर यूज करवा लेते थे। सर आपने इससे पहले ये बताया कि ब्लीचिंग जो इस वक्त हमने ये सिलसिला ये किया कि अभी एक हमने जुमे के दिन, इससे पहले सर आपने कहा कि ब्लीचिंग जो एजेंट है वो डालते हैं। सर मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर वुजू करते हैं और कुल्ली करते हैं तो क्या उससे उस पानी से कोई मसला तो नहीं होगा? दूसरा ये कि सर जो कहा जाता है कि क्लोरीन की टैबलेट्स होती हैं वो टैबलेट्स ऐड कर देनी चाहिए टैंकी में जो भी आपने पानी जहाँ स्टोर किया हुआ है, तो ये टैबलेट्स से मुतालिक भी रहनुमाई कीजिएगा। कितने गैलन का टैंक हो तो कितनी टैबलेट्स डालनी चाहिए और क्या ये बिल्कुल सेफ है? और ब्लीचिंग वाला भी बताएं कि वो कुल्ली करेंगे तो कोई मसला तो नहीं है? देखें कुल्ली करने से तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसके साथ जो टैबलेट वाला इशू है ना वो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि टैबलेट बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर को जो है प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है। वो एज सच निगलेरिया इस तरह के में जो है वो क्योंकि बहुत बल्क वाटर होता है तो इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है। तो इसके लिए जो सबसे कम खर्च और बेहतर सॉल्यूशन जो है वो यही है कि हम ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको यूज कर। उसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आपके पास 1000 लीटर या 1000 गैलन का आपके पास अगर अंडरग्राउंड टैंक है तो उसमें 2 जो खाने के चमचे होते हैं जिसे जो खाने के लिए यूज किया जाता है उसके 2 चमचे क्लोरीन पाउडर ले लिया जाए, उसको थोड़े से पानी में पहले अच्छी तरीके से पेस्ट पानी में मिक्स करके उसका लई सा बना लें, और जब वो अच्छी तरह डिजॉल्व हो जाए फिर उसको रात के वक्त जो है पानी में डाल दें जो अंडरग्राउंड टैंक है, और सुबह तक जो है वो ना सिर्फ निगलेरिया अगर होगा तो उसके प्रोटोजोन को मारेगा,
इसके अलावा जितने वायरस वगैरह वो भी किल कर सकता है, क्योंकि अभी तक जो सबसे बेस्ट डिसइंफेक्टेंट जो अब तक यूज़ होता है मेडिकल में वो क्लोरीन ही है। तो ये ना सिर्फ आपके निगरेरिया बल्कि जितने भी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं उन सब के जरासीम को जो है वो हलाक कर दे। ठीक है शकील साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और आपने कहा कि इस वक्त यही किया है कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को समझे। स्पेशली हम जब देखते हैं कि अंडरग्राउंड टैंक्स हों, ऊपर टैंक्स हों, घर के अंदर टैंक्स हों, 1000 लीटर का अगर एक टैंक है तो उसमें 2 टेबलस्पून ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन पाउडर ऐड करने से मसला हल हो जाएगा। क्योंकि जहां जिम्मेदारी वाटर बोर्ड की है, जहां जिम्मेदारी कम्युनिटी की है, वहां एज एन इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। और वो क्यों है? किसान सर ने भी कहा ना कि अगर निगलेरिया हो जाए तो अभी तक तो यही हो रहा है कि उसकी डेथ हो रही है। तो हमें अगर अपने आप को, अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपने सिटीजन्स को बचाना है तो अपनी जिम्मेदारी को अदा करना होगा। ईद कुर्बान करीब है, किसी जानवर को अजियत ना हो, तकलीफ ना पहुंचाई जाए, जानते बूझते या ना जानते बूझते। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने, एंड वी हैव विद अस एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट सदफ आरिफ। आप दोनों को हम अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे। मुफ्ती साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा। यूँ तो आपकी मैंने गुफ्तगू का ये हिस्सा सुना, लेकिन मैं जानना और इस समझना ये चाह रहा हूँ कि कराची के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पर हमें देखते हैं मुफ्ती साहब कि लोगों के पास जगह नहीं है जानवर को पालने के लिए। अगर वो सड़क पर पालेंगे, वो घर के बाहर पालेंगे तो वो भी एक मुश्किल है। ऐसे में अगर कोई ये सोचता है कि मेरे पास छत का हिस्सा है, मैं वहाँ ले जाऊँ, सीढ़ियों से ले जाऊँ, और बड़े मोहब्बत से पालता है, क्योंकि हम इस पर शक नहीं कर सकते कि उसने मोहब्बत से नहीं पाला होगा। हाँ, वो जो एक मामला है कि उसको क्रेन से उतारना, वो एक ज़रूर गौर तलब बात है। लेकिन रहनुमाई कीजिए कि कराची वाले फिर क्या करें जब उनके पास एक ऑप्शन नहीं है। अब जानवर तो पालना है, और ज़ाहिर है जब कुर्बानी की बात है तो कुर्बानी तो हमने इसी तरह से करनी है कि मोहब्बत से पालें जानवरों को, कि जब वो ज़िबा हो तो हम वो तकलीफ़ महसूस कर सकें कि हमने कुर्बान किया है जानवर। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि सूरह हज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी वजाहत के साथ ये बात इरशाद फरमाई है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, सूरह हज आयत नंबर 32 में, कि जो अल्लाह की निशानियों और शायर की ताज़ीम एहतराम करता है तो ये दिलों के तक़वे का काम है। 35 नंबर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकायदा जानवरों के बारे में फरमाया, वलबुदन जालनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह, कि ये जो हज के मौका पर जानवर ज़बह किए जाते हैं या क़ुरबानी के मौका पर सुन्नत इब्राहीमी के तौर पर जो जानवर ज़बह किए जाते हैं ये अल्लाह की निशानियां हैं। और फिर इसके बाद 37 के अंदर अल्लाह ने फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह को तुम्हारे जानवरों का गोश्त पोस्ट नहीं पहुँचता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिलों का हाल तक़वा ये पहुँचता है। इन सारी आयतों को अगर आप सामने रखें तो पता ये चलता है कि तक़वा होना चाहिए, खौफ खुदा होना चाहिए, खशियत खुदाबंदी होनी चाहिए, नामो नमूद नहीं होना चाहिए, रियाकारी नहीं होना चाहिए, नुमाइश नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। अब ये बात तो बिल्कुल काबिल गौर है और दुरुस्त है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है कि अगर कोई बकरा है या कोई जानवर है, किसी के पास पालने की जगह नहीं, वो अगर छत पर जाकर के पालता है और फिर उसका ख्याल करता है, उसको फरबा मोटा ताज़ा करता है, उसकी खिदमत करता है, उसको चारा घास वगैरह खिलाता है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। बल्कि ये खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि क़ुरबानी के जानवर की बाकायदा खिदमत करनी चाहिए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बाकायदा हुक्म दिया करते थे कि इनको पानी पिलाओ, चारे का इंतज़ाम करो, ख़ुद खिदमत फरमाया करते थे। ये तो अच्छी बात है। लेकिन हम जो देख रहे हैं पिछले कई सालों से, मीडिया को बुलाया जाता है, क्रेन के ज़रिए उतरवाया जाता है, लोग जमा होते हैं, तस्वीर कशी होती है, फ़ोटोग्राफी होती है, पैकेज बनाया जाता है, दावत दी जाती है, उससे पहले बाकायदा घर के सामने टेंट लगाए जाते हैं, कतारों के अंदर लोग आते हैं, बाज़ औक़ात ख़बरें मिली हैं कि जनाब टिकट तक लगाए जाते हैं और फिर गलियों में घुमा करके बताया जाता है ये इतने लाखों का जानवर है। ये सब कुछ क्या है?
ये याद रखें, ये कुर्बानी की सुन्नत इब्राहिमी के हकीकी फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ है। ये तो खामोशी के साथ बग़ैर रियाकारी के होना चाहिए था। इसके अंदर ये जो हमने अनासर और इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लिए दिखावे के, नामो नमूद के, ये कुर्बानी के मिजाज के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात ये कि जब कोई आदमी 5 लाख का, 1 लाख का, 10 लाख का, 12 लाख रुपए का जानवर खरीद सकता है तो नीचे उसके पालने का इंतजाम भी कर सकता है, कोई घर ले सकता है या छत पर ही ज़िबा किया जा सकता है, मकान किराए पर ले सकता है। ग्राउंड अगर नहीं मिल रहा, अगर कोई मैदान नहीं मिल रहा, कोई खाली जगह नहीं मिल रही है, तो इस तरह की भी कराची के अंदर बेशुमार जगह मौजूद हैं जिसका बाकायदा वो रेंट पे करके उसकी खिदमत का इंतज़ाम कर सकता है। लेकिन हमने ये देखा है कि जब छतों पे चढ़ाया जाता है तो उसमें बाज़ औक़ात अज़ियत का पहलू अलग है, रियाकारी का पहलू अलग है, और पिछले साल बाकायदा जानवर ज़ख्मी हुए, गिरे और मरे हैं। तो जब ये अज़ियत का पहलू सामने आ रहा है तो फिर अच्छा एक और बात है, अगर जानवर ना भी मरे, जख्मी भी हो जाए, हड्डी टूट जाए या उसका कोई जिस्मानी ऐब और नुक्स पैदा हो जाए तो ये तो ऐबदार हो गया, और ऐबदार जानवर की तो कुर्बानी भी जायज नहीं होती है, तो वो तो कुर्बानी दुरुस्त भी नहीं होगी। इन सारे पहलुओं को सामने रखते हुए हमें इस तरफ आना चाहिए, वकार का, संजीदगी का, एहतराम का, शायर और इस निशानी की ताज़ीम के पहलू को सामने रखना चाहिए। तक़वे के साथ, खशियत खुदाबंदी और खौफ खुदा के साथ ये फरीज़ा अंजाम देना चाहिए। बाज़ औक़ात बकरे की दाढ़ी रखी जा रही, नाम रखा जा रहा, मजाक उड़ाया जा रहा, ये शायर इस्लाम की तौहीन है। इस तरह के इक़दामात से हरगिज़ एतराज़ करना चाहिए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रेज किया, मैं चाह रहा हूँ इस पर प्लीज रहनुमाई कीजिएगा। ये जानवर का जो नाम रखा जाता है, इससे मुतालिक जरा बताएं दीन इस्लाम क्या कहता है? इस तरह जानवर का नाम रखना, उसी नाम से पुकारना, और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर जुड़वा है तो दोनों का नाम रखना, और अक्सर ये देखा जाता है कि 2 जानवरों को साथ खड़ा करके कद काट का मुकाबला करना, इस पर रहनुमाई कीजिएगा। देखिए गलत है, ये सब रियाकारी के ज़ुमरे के अंदर आता है, और ये जो नाम रख करके फिर वो मजाक उड़ाया जाता है, फिर वो बाकायदा एक दूसरे को बताया जाता है, फिर उसकी तस्वीरें ली जाती हैं, फिर उसको फैलाया जाता है। बल्कि आज जिस टॉपिक को आपने लिया है बड़ा ज़रूरी है। मैं इसमें एक और बात भी कहता हूँ, कल ही मेरे पास एक बाकायदा फतवा तलब किया गया, सवालनामा आया है कि अब तो बाकायदा जानवरों के सींगों की तराश खराश की जाती है, ड्रिल मशीन से सुराख किया जाता है, क्योंकि उसको खूबसूरत बनाने के लिए उसकी तराश खराश करते हैं सींग, ताकि बाहर को ना निकले। कराची के कई सारे लोगों को सींग पसंद नहीं है, उसके लिए ज़ख्म किया जाता है, मक्खियाँ उसके ऊपर बैठ रही होती है। अब ये अलामतें लोगों के अंदर डिस्कस हो रही है कि अगर कोई जानवर ऐसा है कि उसके सींग के इर्द गिर्द उसके दिमाग वाले हिस्से के ऊपर मक्खियां बैठ रही हो, तो इसका मतलब ये कि उसके सींगों को ख़त्म करने, जड़ से उखाड़ने के लिए ड्रिल मशीन से सुराख किया गया था, जो ज़ख्म अभी तक ताज़ा है, अभी तक वो ज़ख्म हरा है, भरा नहीं है। ये सब कुर्बानी के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ है, ऐब पैदा करना है, नुक्स पैदा करना है, शरीयत के मिजाज के भी ख़िलाफ़ है। इस तरीके से कुर्बानी भी नहीं होगी अगर बिल्कुल। और मुफ्ती साहब, हमारी आवाम को ये समझने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि हम समझते नहीं हैं। नाम रख दिया, जानवर ऐबदार हो गया, तब भी उसकी कुर्बानी दे दी, और अजियत ना सिर्फ जानवरों को बल्कि आवाम को भी हम इस तरह दे देते हैं कि जगहों को बंद कर देते हैं, और उस जगह पे या तो मरीज़ हैं या घर के कुछ ऐसे लोग जिन्हें अस्पताल जाना है, उनके लिए भी अजियत का बाइस बनता है। सदफ भी हमारे साथ मौजूद है। सदफ, हमने देखा है हमेशा जानवरों के मामले पर आप लोग आवाज़ उठाते हैं, इस तरह के किसी मामले पे कि क्रेन की मदद से जानवर ऊपर ले जाया जा रहा है, फिर नीचे उतारना, उस दौरान उसको अजियत पहुंचाना, कभी गिर गए, जख्मी हो गए, मर गए, इस मामले पे कभी आवाज़ उठाई गई हो? नहीं, लास्ट ईयर ये हुआ था, लेकिन इस पर लोगों ने काफ़ी एतराज़ तो किया था, हमने नहीं उठाई थी आवाज़। हाँ, उस वक्त हमारा ये था कि हमें उठानी चाहिए थी आवाज़, तो शायद इस साल ना होता, लेकिन इस साल दोबारा वही चीज़ हुई है, उसी तरह से क्रेन से उतारा गया है। ठीक है कि वो सही सलामत, अल्लाह का शुक्र है कि उतर गई, लेकिन लास्ट ईयर वाली तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। ठीक है, ऐसे तो वही वाली बात है कि ऐसे तो आपकी एक तो ना कुर्बानी होती है, ना आपकी जब वो ज़ख्मी हो जाएगा, उसमें ऐब आ जाएगा, तो कुर्बानी तो आपकी नहीं। हाँ। आपको बजाय सवाब के ये तो उल्टा गुनाह मिलेगा। और जैसे भी मुफ्ती साहब कह भी रहे हैं कि वो सींग ख़त्म कर देना, ड्रिल करना, सींग ख़त्म कर देते हैं, ड्रिल कर देते हैं, ज़ख्मी इस साल भी आई है। आपने देखा है ये केसेस इस साल? बिल्कुल जी, मैंने देखा, मंडी में मौजूद है 5 अभी भी जी, इस साल भी मौजूद है मंडी में। तो कोई एक्शन लिया गया हो? नहीं, अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि आपको लगता है इस पर तो प्रोटेस्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखें
ये भी तो एक मतलब बेजुबान है ना, बेजुबान है, जानदार है। मक्खियाँ बैठ रही हैं, बिल्कुल मुफ्ती साहब ने सही कहा कि मक्खियाँ बैठ रही हैं, ज़ख़म हो गया है बुरी तरह से। जब आप एक सींग वाले को हाथ लगा रहे हैं तो वो कुछ ऐसे नहीं कर रहा ऑब्जेक्शन, लेकिन जो जब उसको हाथ लगाने जा रहे हैं तो उसको तकलीफ हो रही है कि वो हाथ भी नहीं लगाने दे रहा। अब जब ऐसे लोग लेकर जाएंगे अपने पास कुर्बानी के लिए तो यकीनन वो कुर्बानी के वक्त भी कुछ तो करेंगे ना, तो ऐसी सूरत में जानवर भाग जाता है, ठीक है, निकल जाता है। कसाई के भी हाथ नहीं आता, फिर हम उसको गोलियां मार के उसको गिराते हैं। एग्जैक्टली ऐसी कई मैंने देखी हैं कि या तो गोलियां मार दी जाती हैं या ऊंट को अगर नहर करने का मखसूस तरीका है, अगर कसाई के काबू में नहीं आ रहा तो वो अपने तरीके से उसको वो अल्लाह अकबर पढ़ के पहले गोली मारते हैं और फिर उसके बाद वो उसको ज़िबा करते हैं। ये तो ज़्यादती है, बहुत बुरी तरह से ये हमारे साथ है कि हम लोग कुर्बानी के जानवरों के साथ भी वही रवैया रखते हैं जो हम आम जानवर के साथ रखते हैं, जबकि कुर्बानी किसी भी जानवर के साथ ये रवैया नहीं होना चाहिए। कुर्बानी के जानवर के साथ तो बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार होना चाहिए, के तौर पे एक सुन्नत के तौर पे उसको उसी तरीके से करना चाहिए। वही बात है कि नमूदे नुमाइश की जा रही है, पब्लिसिटी हो रही है, आपके पास मीडिया आ रहा है, आपने रातों को डिनर चल रहे हैं, लंच चल रहे हैं, शामियाने लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन है। जैसे मुफ्ती साहब कह भी रहे हैं कि टिकट बकायदा लगा दी जाती है, टिकट है तो आप इसी तरह है, टिकट है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि रोड ब्लॉक्स कर दिए जाते हैं, पूरे 20 दिन के लिए आप वहाँ पे जा नहीं सकते, आप वहाँ से गुजर नहीं सकते, रोड ब्लॉक्स कर दिए जाते हैं, वहाँ लोग आते हैं। और फिर कुर्बानी का वही वाली बात है कि जब जानवर बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है तो यकीनन वो फिर भागने की भी, क्योंकि वो गांव गोटों से पले बड़े आए हुए होते हैं, उनको इतने ट्रैफिक की आदत भी नहीं होती ना, वो इतने ट्रैफिक के आदी होते हैं, फिर वो रोडों पे निकल जाते हैं। ऐसे बहुत से केसेस आए रोड पे निकल गए, मार दिया, गाड़ी ने मार दिया, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और सदफ एक ये मामला भी होता है कि जिस तरह गली मोहल्लों में जब उन्होंने एक जगह मुख्तस कर दी हो कि यहाँ पर पूरी गली वाले जानवर बांधेंगे, वो इतने करीब करीब जानवरों को बांधते हैं कि जानवर आपस में लड़ते हैं, जख्मी होते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं, ऐसा भी है। लेकिन कुछ लोग उस जगह पे भी नहीं लेकर जाते, वो अपने घर के सामने नुमाइश के तौर पे कि ये मेरा जानवर है, मैं इसको अपने दरवाजे पे ही रखूंगा, और आते जाते लोग देखें ना कि घर में क्या जानवर है। छोटी छोटी सोसाइटीज हैं, ये नियत की बात है, ये इस पर इसलिए मैं थोड़ा सा वो करूंगा कि आप ज़रा घर के बाहर ही बांधेंगे या घर के अंदर बांधेंगे, इस पर ये नहीं कह सकते कि नमूद नुमाइश है, क्योंकि वो नियत अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जहाँ तक जख्मी होने की बात जानवरों की, इससे मुतालिक मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, अवेयरनेस आ रही है लोगों में अब, या कि आपको लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये चीज़ों को मजीद ख़राब होता देख रहे हैं? नहीं, अवेयरनेस तो है लोगों में, उनको ये बात पता है, बचपन से देखते आ रहे होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं उनको तो ये बात पता होती है कि सुन्नत किस तरह से अदा की जाएगी, उनको अपने बच्चों को बताना चाहिए। फिर क्या होता है कि हमारा जो एनिमल होता है जिसको हम कुर्बानी के लिए लेकर आते हैं, वो बच्चों के सुपुर्द कर दिया जा रहा है, बच्चे उसको लेके दौड़ा रहे हैं, बच्चे लेके भाग रहे हैं, पेरेंट्स उनको बताएं कि ये सुन्नत है, इस तरह से ये पेरेंट्स का काम है। और शायद ये सेगमेंट हमारा है भी इसलिए कि रहनुमाई हो सके। मुफ्ती साहब आखिरी में कमेंट मुझे आपसे चाहिए, ये जो हम बात अभी कर रहे हैं कि एक जगह मुख्तस कर देना या गली मोहल्लों को बंद कर देना, रास्तों को बंद कर देना कि यहाँ पर जानवर बांधे 15 दिन 20 दिन के लिए, इस पर रहनुमाई की जगह रास्ता बंद करना कितना बड़ा गुनाह है? ये बिल्कुल खिलाफ शरीयत है, नाजायज़ और हराम है। आपको मालूम है कि नमाज जनाजा में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट 4 मिनट 3 मिनट, लेकिन रास्ते में, रोड पर, सड़क पर नमाज जनाजा पढ़ने की इजाज़त भी शरीयत ने नहीं दी है। क्यों? ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। यहाँ टेंट लगा कर के गलियाँ बंद, एम्बुलेंसेस मरीज़ों के लिए, औरतों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए। अच्छा, बाज़ औक़ात गाड़ी वाले को पता नहीं है, वो एक लंबी स्ट्रीट, लंबी गली के अंदर चला जाता है, आगे चल करके पता चलता है कि टेंट लगा हुआ है, अब फिर दोबारा वापस उसको मोड़ करके आना पड़ता है। मैं एक नुक्ता यहाँ पर ये जिक्र करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन एक और बड़ा मसला हो रहा है, समद बॉन्ड के ज़रिए से सींग लगाए जा रहे हैं। घर में आते हैं, चेक करते हैं तो वो सींग दोबारा हाथ में आ रहे हैं, जिम लगाया जा रहा है, वो गोंद लगाई जा रही है और दांतों की तराश खराश हो रही है। इसकी इंडस्ट्री वजूद में आ चुकी है, इसके लिए बाकायदा तौर पर लोग हायर किए जा रहे हैं। ये हमारे पास सवालनामे आ रहे हैं, लोग फतवे पूछ रहे हैं। ऐबदार जानवर के ऐब को छुपाया जा रहा है, उसकी उम्र को छुपाया जा रहा है और उसकी उम्र को बाज़ औक़ात बढ़ावा दिखाने के लिए उसके दांतों के अंदर, उसके सींगों में तराश खराश किया जा रहा है। हम कभी भी, यानी खालिस शरीयत का एक फरीज़ा था,
आला दर्जे का तकवे वाला फरीज़ा था, हम उसमें भी 2 नंबरियों से बाज नहीं आ रहे। तो ये सारी की सारी काबिल इस्लाह चीजें, ठीक है, और यही हमारी कोशिश जैसे जैसे वक्त आए इसके ऊपर बाकायदा बिल्कुल इंशाल्लाह इस पर हम मजीद भी प्रोग्राम्स करेंगे। मुफ्ती साहब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप कि आपने। सदफ आपका भी बेहद शुक्रिया इससे मुतालिक गुफ्तगू करने का। एक क्विक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। तो जनाब, खूबसूरत पख्तूनख्वा की हम बात कर रहे हैं। सांस लेती वादियाँ, बहते झरने, गुनगुनाते आबशार, सरसब्ज़ो शादाब कौसार, ये है वादी कुमराट। बुलंदो बाला पहाड़ हैं, कदावर दरख्त हैं, ये सब हसीन नज़ारे वादी कुमराट की जीनत को मज़ीद बढ़ाता है। वहाँ पर जो लोग जाते हैं कोई ना कोई राज सा अफशा होता है उन पर, और वो जो राज है ना वो सुकून है। खूबसूरती की तारीफ़ क्या है, कुमराट में जाके आपको पता चलता है कि खूबसूरती किसे कहते हैं, मगर लफ्ज़ों के सहारे इस तारीफ़ का बयान हरगिज़ मुमकिन है। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की तारीफ़ के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं, वादी कुमराट के साथ भी ऐसा ही मामला है। वादी कुमराट पाकिस्तान की उन जन्नत नज़ीर वादियों में शामिल है जहाँ का हर मौसम दिल फरेब है। महकमे सयाहत खैबर पख्तूनख्वा की काविशों से अब इस वादी के हर हिस्से यानी हर चप्पे तक पहुँचना बिल्कुल आसान लगता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। खूबसूरत पख्तूनख्वा की जब हम बात करेंगे तो हमें पता है कि जब भी हम बात करेंगे तो शुएब की हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे कि शुएब खूबसूरत पख्तूनख्वा की सैर पर पहुँचे, मुख्तलिफ जगहों पर वो गए, वहाँ की खूबसूरती को सामने लेकर आए। कुमराट के शुएब वहाँ उन्होंने क्या देखा, आइए आपको दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुमराट वैली। ये दरियाए पंचगोड़ा है, ये साफ शफाफ पानी है। ये मैं इस ब्रिज पर बैठा हुआ और एंजॉय कर रहा हूँ। हम पहुँच चुके हैं कुमराट वैली। खूबसूरत ये वादी, शानदार इसके नज़ारे। जरा रास्तों की बात करते हैं। कुमराट वैली पहुँचने के 2 रास्ते हैं। अगर आप दीर से आएंगे तो 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। रास्ता थोड़ा सा ऑफ रोड करना पड़ता है। लेकिन अगर आप आएंगे कलाम वाली साइड से तो कलाम से बटगोई तकरीबन 3 घंटे, फिर बटगोई से कुमराट 5 घंटे लग जाते हैं। फिर आप यहाँ पहुँचते हैं तो ये 2 रास्ते हैं यहाँ पहुँचने के। और यहाँ पहुँचने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कुमराट वैली कितनी खूबसूरत है। ये दरिया, ये चश्मों और आबशारों का पानी, ग्लेशियर का पानी यहाँ से गुजर रहा है। बड़ा साफ शफाफ पानी, जब धूप पड़ती है तो पानी चमकता है। और यहाँ के जो दरख्त हैं, यहाँ का जो जंगल है, जब वहाँ से किरणें नीचे आती है तो क्या खूबसूरत नज़ारा होता है। यहाँ की वादी, यहाँ पर जो कैंपिंग करते हैं उसका भी खूबसूरत एक नज़ारा भी है, मज़ा भी है। ठंड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। और दूर कुमराट इसके इस पॉइंट से दूर आबशार है, उस आबशार पे भी आपको लेकर जाएंगे। रहिए मेरे साथ, लेट्स एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल कुमराट वैली। चित्राल से कुमराट अभी तकरीबन 7 से 8 घंटे लग जाते हैं बाय रोड, डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस, रोड कंडीशन एंड ट्रैफिक। लेकिन अब जिस मंसूबे की मैं बात करने जा रहा हूँ वो केपी गवर्नमेंट का एक तारीखी मंसूबा होगा। ये टर्निंग पॉइंट होगा टूरिज्म में। 44 किलोमीटर तवील एक केबल कार जो चित्राल में मटा क्लस्ट पॉइंट से कुमराट तक आएगी। रास्ते में 7 स्टेशंस होंगे जहां पर गेस्ट हाउसेस होंगे, वहां पर टूरिस्ट आकर रुक सकते हैं। ये 32 अरब का मंसूबा है। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ये मंसूबा मुकम्मल होगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1 से 1.5 साल में मंसूबा मुकम्मल हो जाए। इसका सामान स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया से आना है और ये स्टेट ऑफ द आर्ट केबल कार, इसकी डिज़ाइनिंग पर काम हो रहा है। ये अल्लाह करे बहुत जल्द मुकम्मल हो जाए। अभी रास्ता तवील भी है, कठिन भी है, थका देता है। वो रास्ता थकाएगा नहीं। केबल कार के ज़रिए जब यहाँ पहुँचेंगे, रास्ते में जहाँ रुकना चाहें, जहाँ ठहरना चाहें, जहाँ चाय पीने का दिल हो, जहाँ खाना खाने का मूड हो, जहाँ रहने का दिल करे, वहाँ रुक पाएंगे। चाहे फैमिलीज आएँ, चाहे दोस्त यार आएँ, बड़े आराम से, बड़े सुकून से, बड़ी सहूलत से आएंगे।
और ये इंटरनेशनल टूरिस्ट जोन में इसको शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब क्या है? ये डेवलप होगा, लोकल कम्युनिटी अपलिफ्ट होगी। वादी से बर्फपोश पहाड़ का खूबसूरत नज़ारा, थल्लो पास का ग्लेशियर जहां से आ रहा है पानी, एक मकाम है दो जंगा जहां पर दो दरिया मिलते हैं, यहाँ से बहुत दूर है, हाइकिंग करनी पड़ती है, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। वहाँ पर दो दरिया मिल रहे हैं। उसके बाद दरियाए पंचगोड़ा जिसकी ट्राउट बहुत मशहूर है। ये दरिया इस वैली से गुजरते गुजरते आगे जा रहे हैं। दरिया के लेफ्ट साइड पर ज़्यादा कैंपिंग हुई है, ज़्यादा होटल्स हैं, रहने का इंतज़ाम वहाँ पर है, खाने पीने का इंतज़ाम वहाँ पर है। राइट साइड पे एज सच कुछ भी नहीं है। हम विज़िट कर रहे हैं इस वैली का और आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें आपको लेकर जाना है वाटरफॉल की जाने। कुदरत से जितना करीब रहेंगे, जितनी छेड़छाड़ कम करेंगे, खूबसूरती उतनी ही बरकरार रहेगी। ये देखिए पत्थर और लकड़ी से जो हट बनाया जा रहा है और ये टूरिस्ट के लिए बनाया जा रहा है, यहाँ के लोकल्स बना रहे हैं ताकि जो भी यहाँ पर आए वो कुदरती नज़ारे जब एंजॉय करे तो कुदरत के करीब रहे, इन दरख्तों के करीब, और यहाँ से नज़ारा भी एंजॉय करे, यहीं चाय पिए, खाना खाए। तो मैं आपको ज़रा विजिट कराता हूँ। बहुत खूबसूरत मुझे ये लगा कि 2 मंजिला है ये। तो पहली मंजिल पर आपको लेकर चलते हैं। लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं कि यहाँ से आप ऊपर आराम से बैठें, जाके चाय पिएँ और नज़ारा करें। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये ऐड करूँगा कि कुमराट डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की गई है। ये टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, टूरिज़्म जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से कायम की गई है। उनका काम क्या है? इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म करना, रास्तों को बेहतर करना, यहाँ पे गाइड करना जो यहाँ की आवाम है, यहाँ के जो लोकल्स हैं, कि वो पक्की कंस्ट्रक्शन की तरफ ना जाएं, इस तरह की कंस्ट्रक्शन करें, कैंप्स की तरफ ही बढ़ें ताकि यहाँ की जो खूबसूरती है वो मांद ना पड़े। यहाँ पर भी आएंगे तो आराम से इधर बैठ के टेबल शेबल लग जाएगी। भी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पर चाय पी सकते हैं। अब मैं ज़रा फर्स्ट फ्लोर से लेकर जाता हूँ आपको सेकंड फ्लोर की जानिब। ये देखिए जिस तरह दरख्त के तने ऊपर जा रहे हैं इसी तरह ये भी ऊपर जा रहा है। तो हम इंटरनेशनली तो देखते हैं कुछ जगहों पर कि जितना हाइट पे दरख्त वहीं पर कुछ ना कुछ निज़ाम ऐसा होता है कि आप बैठ के वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। तो ये हम आ चुके हैं ऊपर और यहाँ पर भी जो हम दरवाज़ा लगाए हुए, वेरी नाइस। टीन की छत, लकड़ी की सीढ़ियाँ, आ चुके थोड़ा सा हाइट पर, थोड़ी वैली का यहाँ पर नज़ारा भी है, दरिया भी दिखाई देगा आपको, पहाड़ भी दिखाई देंगे। और यहाँ पर बैठ के आप आराम से फैमिली के साथ, इवन विद फ्रेंड्स, आराम से सुकून से बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा ऐसी कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर होंगी उतना ही इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। तो पक्की कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं बढ़ना, ऐसी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जिससे कुदरत जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो, नेचर डिस्टर्ब ना हो। दरख्तों का घना साया, दरिया किनारे खूबसूरत कैंप्स, कहीं येलो, कहीं ग्रीन, कहीं ब्लू। ये वाइब्रेंट कलर के कैंप्स जो हैं, जब एरियल व्यू लें कुमराट वैली का तो बहुत खूबसूरत लगता है। जहाँ जहाँ से गुजरते हैं कुमराट वैली के, बड़ा खूबसूरत सा हमें माहौल दिखाई देता है, स्पेशली इन कैंप्स की वजह से। यूं तो कुमराट वैली में जहां निगाह पड़े वहां है खूबसूरती, लेकिन हम कुमराट वैली के मेन पॉइंट से 20 मिनट की ड्राइव के बाद अब पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पर जिससे इमरान खान साहब ने डिस्कवर किया। उसके बाद अब लोग आते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। यह है लालगा आबशार। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, हेलीकॉप्टर पर गुजर रहे थे, आबशार पर नजर पड़ी, उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर उतारो, यहाँ पर हम देखेंगे इस आबशार को। हेलीकॉप्टर कुछ दूर उतरा, लोग बड़ा खुश हुए देख कर के इमरान खान साहब यहाँ पर आए हैं। वो आए, इस आबशार को देखा और इमरान खान साहब का यहाँ पर आना, उनका यहाँ उतरना, उसके बाद तस्वीरों का वायरल होना, किस्मत जाग गई इस पॉइंट की। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हट्स हैं। पहले यहाँ पर गाड़ी का रास्ता नहीं था, अब यहाँ पर 4x4 आराम से पहुँच सकती है। पहले 20 मिनट आपको हाइक करना पड़ता था, अब गाड़ी यहाँ पर आराम से पहुँचती है। और इस शानदार नज़ारा आबशार का, जिसके बिल्कुल करीब हम पहुँच चुके हैं, थोड़ी सी वॉक करते हैं, आबशार के करीब आपको लेकर चलते हैं। इसका ये ठंडा साफ शफाफ पानी क्रॉस करेंगे और ऊपर जाएंगे। चले आओ
पहाड़ों की कसम, चले आओ आबशार की कसम। लाल का आबशार, खूबसूरत आबशार, ऊपर से गिरता ये पानी, यहाँ लग रही है ठंड। एक तरफ है फूल, शानदार नज़ारे, और यहाँ पर पहुँचने के बाद बड़ा ही मज़ा आ रहा है। हर जगह खूबसूरत, लेकिन इस जगह का मज़ा कुछ अलग है। यहाँ पर पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था, लेकिन उतर गई है थकन, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा, दूर से भी प्यारा और करीब से तो और ज़्यादा खूबसूरत। बहुत ठंड लग रही है, लेकिन खुश हम इसलिए गर्म कपड़े लाए थे, कराची से पहन रहे हैं। यहाँ पर जून जुलाई का महीना, हर जगह होती है गर्मी, आता है पसीना, लेकिन यहाँ पर आएंगे तो नहीं आएगा पसीना। बहुत ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पर। इतनी खूबसूरत आबशार, इतनी खूबसूरत ये वादी, बहुत साफ सुथरी ये वादी रह सकती है अगर मैं, आप, हम सब जो भी यहाँ पर आएँ, जो टूरिस्ट यहाँ पर आएँ, वो इसका ख्याल रखें। कहीं पर आप लिख देते हैं कुछ, अपना नंबर, अपना नाम, केटू सर या फतह नहीं किया आपने, आप घूमने आए हैं, आपके बाद जो आएंगे उनका भी हक है कि वो बिल्कुल इसको नेचुरल हालत में देख सकें। मत कीजिए। इसके साथ साथ बिल्कुल आबशार के साथ डस्टबिन भी तो लगाई है हुकूमत ने। हुकूमत ने अपना काम किया, इंतज़ामिया ने अपना काम किया, डस्टबिन लगाई। क्या एक्सक्यूज़ है आपके पास कि जब आप यहाँ पर आते हैं डस्टबिन के करीब भी गंद फेंक रहे हैं, दूर भी गंद फेंक रहे हैं, एक बैग ले आए, उस गंद को उस बैग में डाल के यहाँ डिस्पोज कर दें। इसमें क्या मसला है, इसमें कितनी दिक्कत है? अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम अपने आने वाली नस्लों को इस जगह की खूबसूरती से महरूम कर देंगे। ये हमारा फ़र्ज़ है। जो भी इस जगह पर आ रहा है, टूरिस्ट स्पॉट पर आ रहा है, उसका फ़र्ज़ है इसको साफ रखे। प्लीज़ जहाँ भी जाइए, ये पूरा पाकिस्तान हमारा है, अपना घर समझिए। भला अपने घर को भी कोई गंदा करता है क्या? और अगर इस आबशार के बहुत करीब कैंप में रहना चाहते हैं आप, तो इसका भी इंतज़ाम कर दिया गया है। यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है, आप आइए, इसको रेंट आउट कीजिए, यहाँ पर रहिए। सुबह अर्ली नज़ारा करना है, शाम का नज़ारा करना है तो नज़ारा कीजिए। एक तरफ कुमराट वैली, एक तरफ ये आबशार। चलते हैं आगे। यहाँ पर जो छोटी छोटी सी दुकानें हैं, उनकी भी बात करेंगे कि उनका काम कैसा चल रहा है। तो दो दुकानदार, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हो भाई, जनाब का दुआ है। आप कहाँ से आया? हम कराची से आए। कराची से आया। कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। कितने साल, अल्हम्दुलिल्लाह, कितने साल से आप लोगों की ये दुकान यहाँ पर है? 2-3 साल हुआ है। 2-3 साल हुए। आप दोनों भाई हैं? भाई हैं। अच्छा, तो आपका घर कहाँ पे है? घर थल बाजार में है। तो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 3, 5, 7, 8 किलोमीटर है। अच्छा, करीब ही है ये तो ये बताएं कि ये जो आबशार है इतनी खूबसूरत, इमरान खान साहब जब आए उसके बाद लोगों को इसका मालूम हुआ, ऐसा ही है? हाँ जी। तो आपका काम यहाँ अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। कौन कौन से महीने जब काम ज़्यादा अच्छा चलता है? बस छोटी ईद के बाद और बड़ी ईद के बाद अगस्त, मुहर्रम, ये 3-4 महीने होते हैं। यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर भी ये 3 महीने। उसके बाद यहाँ बर्फ़ होती है? इसके 4-5 महीने बाद बर्फ़ होते हैं। लेकिन अच्छा, ठीक हो गया। तो ये जो कैंप है ये आप लोगों ने लगाया हुआ है? हाँ, हमने लगाया। तो यहाँ क्या रेंट है कैंप पे, कोई रहना चाहे तो? अभी तो हमने नहीं रहा, अपने के लिए। ये आपके लिए? हाँ जी। कोई रहना चाहे तो फिर बस आप बैठ जाओ ना, कुछ बात नहीं। अच्छा सॉरी जी, मैंने बताया था कैंप का इंतजाम है वो इनके अपने लिए, लेकिन हाँ कोई आए तो उसके लिए कैंप हो सकता है यहाँ पे? हाँ जी, हो सकता है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। कुमराट की खूबसूरती एंजॉय कर रहे हैं हम, और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि आपका खुशकिस्मत होना बहुत ज़रूरी है। खुशकिस्मत कैसे? अगर आप खुशकिस्मत हैं और यहाँ पर बारिश हो जाए तो अलग ही समा होता है। अगर आप खुशकिस्मत हैं, दरिया किनारे बैठे हैं और घोड़े दरिया पार कर रहे हैं, तो वो नज़ारा भी बड़ा शानदार होता है। इसके अलावा खुशकिस्मत हैं अगर आप, और जब यहाँ से जाएंगे बटगोई, दश्ते लैला, तो वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ सकती है। सुना है कल बर्फ़बारी हुई है, ठंड इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा है। लेकर चलते हैं फिर आपको बटगोई और दिखाते हैं वहाँ का मौसम, वहाँ की खूबसूरती के मैदान भी है और पहाड़ भी हैं। आइए मेरे साथ।
कुम्हराट की वादी खूबसूरत बटगोई आपको कल दिखाएंगे कि वहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। सबसे ज़्यादा मज़ा बटगोई में आया था, बहुत ठंड थी वहाँ पर, दिखाएंगे कल। एक शॉर्ट ब्रेक लें, वापस आएँ, स्टे विद अस। जब मुस्कुराहटों की बात होती है, कहकहों की बात होती है, हंसी की बात होती है, तो यकीन करें कि कुछ लोग जो मुस्कुराहटें बिखेरने वाले होते हैं और जो लोगों को हंसाने में बड़े माहिर होते हैं, स्पेशली जोकर, रंग बिरंगे कपड़े उनके और सुर्खी पाउडर के नकाब के पीछे असली कहानी, उनका असली रूप कैसा होता है, जोकर की आखिर कहानी होती क्या है। साथ साबरी की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं, फिर इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। दूसरों को हंसाने के लिए अपनी जात को मजाक बनाने वाला जोकर, चेहरों पर मुस्कुराहट के रंग बिखेरने वाले की अपनी जिंदगी खुशी, आसूदगी और आराम और आसाइश के रंगों से खाली है। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं एक जोकर। अभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जोकर बनूंगा। काफ़ी सालों के बाद, अब 2 साल हुए मेरी तनख्वाह शुरू हुई है। मेरी सैलरी है 10,000। तन्हाई में हम खुद कभी अक्सर होते हैं, हम खुद रो लिया करते हैं, किसी को दिखाते नहीं है, सोचते हैं हर चीज़। वालिद को दफना के वापस आए घर पे, सब कुछ हो गया। फिर इसके बाद मैं गया काम पे, अपनी ड्यूटी पे, जोकर बन के। तो उस वक्त मेरे अंदर ये फील था कि मैं हर किसी को हंसा रहा था, हर किसी को, लेकिन आंखों से मेरे आंसू भी निकल रहे थे। लेकिन मेरी सामने हंसी थी, सबके सामने, कोई मेरे आंसू नहीं देख रहा था। बात सिर्फ तंगदस्ती की नहीं, मोहम्मद सलीम को अक्सर उन्हीं लोगों की तज़हीक और बदसलूकी का सामना भी करना पड़ता है जिन्हें खुश करने के लिए वो हर मुमकिन जतन करता है। वो काम है जो हर किसी के बस का नहीं है। मैं जितना भी गम हो बंदे को अंदर में जितना, लेकिन सामने वालों को हंसाना है। बिल्कुल केप उतार दी, मार के भाग गए पीछे से। उस टाइम भी मेरे को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन क्योंकि गुस्सा मैं अपने अंदर संभाल लेता हूँ अंदर में, और अपने काम को मैं तरजीह देता हूँ। बज़ाहिर खुशो खुर्रम दिखने वाले सलीम के अंदर अज़ियतों का लावा पक रहा होता है, मगर वो फिर भी मुस्कुराता है। उसकी हर मुस्कुराहट के पीछे एक मुख्तलिफ गम छुपा होता है। हालात चाहे जैसे भी हों, दिल की कैफियत भला जो भी हो, एक जोकर का काम है हंसाना, मगर रियासत और अवाम दोनों की जिम्मेदारी है कि दूसरों को हंसाने वाले इस जोकर की हर तरह से और भरपूर हौसला अफजाई करें, ताकि मुस्कुराहटें बिखेरते इस फनकार की अपनी ज़िंदगी भी हंसती मुस्कुराती रहे। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ साबरी, समा, कराची। ये उस शख्स की कहानी है जिसने बाप को दफनाया और उसके बाद काम पर गया, उसके बाद भी लोगों को हंसाया। ये बहुत मुश्किल काम किया। ये उस शख्स की कहानी है जिसकी तनख्वाह सिर्फ 10,000 है, जब इस मुल्क में कम से कम उजरत भी इससे ज़्यादा हो। उस मुल्क में इस शख्स की तनख्वाह 10,000 है, कुछ भी नहीं है। और उस पर भी अलमिया ये है कि जिनको ये हंसाता है, जिनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरता है, जो इसकी वजह से कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाते हैं, वो इसकी तज़हीक करते हैं, कुछ ऐसे जुमलों का इस्तेमाल कर जाते हैं जिससे इसका दिल दुखी होता है। ये कहते हैं हम अक्सर, जो बहुत मुस्कुराता है, जो बहुत हंसता है, उसका दिल मुर्दा होता है, वो दिल से बहुत दुखी होता है। कुछ ऐसी ही कहानी है, ऐसी ही मिसाल है। मोहम्मद सलीम आज साथ मौजूद है हमारे। सलीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं सवाल क्या करूं। वालिद की तदफीन के बाद जाना ये भी एक सवाल है, लोग क्या कहते हैं ये भी एक सवाल है, लोगों के इस रवैये से मुकाबला कैसे करते हैं ये भी एक सवाल है, 10,000 में गुजारा कैसे करते हैं ये भी एक सवाल है, इस सब के बावजूद कैसे मुस्कुराते हैं ये सबसे पहला सवाल है। बस ये है कि हर किसी को खुशी देना मेरा काम है, कि उसकी भी मुस्कुराहट होती है तो मुझे भी सुकून मिलता है कि सामने वाला मुस्कुराए मुझे देख के, क्योंकि मेरी मुस्कुराता हूँ तो वो भी अगला मुस्कुराना चाहता है। आपको देख के ज़ाहिर मुस्कुराते हैं सलीम, लेकिन मैं ज़रा माजी में जाना चाहूँगा, कब ये फ़ैसला किया जोकर बनना है, कब ये फ़ैसला किया ये रूप धारना है? असल में मेरी ये है कि मेरे पास जब मैं कपड़ा मार्केट में काम करता था मेरे पास कोई काम नहीं था, यानी कि कोई भी बिल्कुल इसके अलावा कोई चीज़ तो मैंने यानी कि सीखी नहीं थी कभी ज़िंदगी में अपनी। बहरहाल ये कि फिर काम मेरा छूट गया था, फिर उसके बाद मैंने एक दोस्त को मैंने कंफर्म किया कि भाई कोई ऐसा जो हो तो मुझे बताना। बोला ठीक है मैं बता दूंगा आपको। फिर उसने मेरे को बताई, फिर मैंने गया, फिर मैंने इंटरव्यू कहा कि ये जगह है जहाँ पे तुम जोकर बन के कमा सकते हो। नहीं ये नहीं पता था कि क्या बनना, ये नहीं पता था? नहीं। आप इंटरव्यू देने गए? जी। अच्छा, वहाँ गए तो क्या हुआ? जी वहाँ पे फिर जब मैंने बोला कि आप जो भी काम देंगे मैं कर लूँगा, इसमें कोई शर्म नहीं है मेरे को, मैं काम कोई भी दे दे मेरे को, बस काम करना है मेरे को अपने। फिर बताया उन्होंने? फिर मुझे बोला कि आपको एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों के लिए ये वो करना हो जाएगा। उस वक्त भी समझ नहीं आई कि क्या करना होगा? हाँ नहीं समझ आई उस वक्त भी? इतनी भी वो नहीं आई थी। बोला फिर आप बोले अब जोकर का गेटअप करना होगा। मैंने बोला ये सुना आपने क्या कहा? मेरे दिल में फील हुआ कि मैंने चलो इस काम के लिए भी बन जाएंगे। आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि करना है? करना है कि घर वालों का ज़ाहिर है पेट पालना है, इसलिए आप नहीं करना। कब की बात है? बिल्कुल। ये कब की बात है, किस ईयर की बात है? इसको तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल हो गए हैं जी। आप 12 साल से उस रूप में हैं जी। और तनख्वाह आपको कब से मिलना शुरू हुई है? तनख्वाह 1 साल से हुई। तो उससे पहले 11 साल तनख्वाह नहीं थी? तनख्वाह के बगैर 11 साल काम किया है? जी। तनख्वाह के बगैर 11 साल काम किया है, 1-2 महीने की बात नहीं है, 11 साल। हम तो अगर तनख्वाह ना मिले, जनरली मैं बात करूं आवाम की, वो ज़ाहिर है तनख्वाह नहीं मिले 1 महीना 2 महीना वो कहते हैं कि फाइन, बर्दाश्त खत्म हो जाती है, फिर कोई और काम वो ढूंढ लेते हैं। लेकिन आप 11 साल का बता रहे हैं कि 11 साल और उसके बाद अभी से आपको तनख्वाह मिलना, वो भी कितनी? 10,000 रुपए। तो गुजारा कैसे करते हैं आप? बाकी जो यानी कि नाम जो दे जाते जो खुशी होती है उससे हम घर चलाते हैं। लेकिन पहली दफ़ा इस तरह का रूप धारना और इस तरह से आवाम के दरमियान में ना तो बड़ा मुश्किल लगा होगा ना, क्योंकि वो चीज़ जो आपने कभी भी ज़िंदगी में नहीं की होती और सिर्फ दिल पे पत्थर रख के औलाद की खातिर, घर का चूल्हा जलाने की खातिर आप करते हैं, तो बड़ा मुश्किल लगा होगा। बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन मैंने बोला करना तो सही कुछ भी, लेकिन अब इस चीज़ में आगे इस फील्ड में ये है कि अब दूसरों को खुशी देना है। लेकिन अपनी खुशी भी तो कोई चीज़ है ना, अपनी खुशी, अपना दिल के बाप को दफनाया और बाप को दफनाने के चंद घंटे के बाद ही आप वापस अपने उस गेटअप में आते हैं, आंखों से आंसू हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को हंसा रहे हैं। जी। इस तरह का दिल कैसे पैदा कर लिया, कैसे इस तरह का दिल आपके सीने में? मैं तो ये कहूँगा सलीम कि उस दिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि छुट्टी नहीं कर सके, बाप की तदफीन के बाद छुट्टी नहीं कर सके, गए क्यों? क्यों? काम है, क्योंकि पेट भी पालने हैं। एक छुट्टी के कितने पैसे कटते हैं? नहीं पैसे तो नहीं कटते, लेकिन ज़ाहिर है आप जाते हैं तो लोग भी थोड़ा सा आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप उस खातिर गए कि ज़ाहिर है बच्चों का तो पेट पालना है, ये तो ज़रूरी है। आपके वालिद साहब की डेथ कब हुई? ये 2020 में दिसंबर के महीने। अभी की तो बिल्कुल जी 5-6 महीने हैं। सलीम, ये तो एक ऐसा लम्हा था कि वालिद का इंतकाल, उनकी तदफीन के बाद जाना, जिसे हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि उसके बावजूद भी आप लोगों को हंसा रहे थे, भले आपने आंसू गिर रहे थे, ये मोती झड़ रहे थे, लेकिन आप लोगों को हंसा रहे थे। इसके अलावा कब ऐसा हुआ? क्योंकि ज़ाहिर है ये खुशी गमी साथ लगी रहती है। आप पे 12 साल का सफ़र है, कभी औलाद की तकलीफ़, कभी बीमारी, कभी और दुख, कभी और कोई परेशानी, लेकिन उसके बावजूद जाना, लोगों को हंसाना, कब ऐसे हुआ?
बहुत मरतबा ऐसा हुआ, काफ़ी मरतबा। कभी ऐसा हुआ कि औलाद बीमार है जी, दिल चाह रहा है औलाद के पास रहना है, अपनी नज़रों के सामने रखना है, लेकिन काम पर जाना पड़ा हो? जी हाँ। कब हुआ? जी बिल्कुल, काफ़ी मरतबा हो चुका है। कोई एक अगर मुझे वाक़या सुनाएंगे जब औलाद बीमार थी। मेरा बेटा था, बहुत बीमार था, हॉस्पिटल में उसको मैं आधी रात को भी लेके गया हूँ मैं। वो हॉस्पिटल में था? जी। वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ? जी। और आप 2 दिन फिर भी गए? वो 2 दिन एडमिट रहा और फिर भी आपको जाना पड़ा? फिर भी जाना पड़ा। मुझे बताएं सलीम, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे। 2 बेटे? नहीं, एक बेटा एक बेटी है। और क्या एज है उनकी? एक 10 साल का है और बेटी है 3 साल की। कभी आपके बच्चे उस जगह पर गए हैं जहाँ पर आप ये जोकर बनकर लोगों को या बच्चों ने कभी आपको इस गेटअप में देखा? जी हाँ। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे ने कुछ नहीं कहते, बच्चे भी यही कहते हैं कि मेरा बड़ा बेटा का आप तो कमा रहे हो गया ना 10 साल का, क्या कहते हैं कि वो आप अपनी रोज़ी कमा रहे हो हमारे लिए। ज़ाहिर है वो तो आप पे फ़ख्र करता है, क्योंकि आप वाकई एक तस्वीर हैं जिस पर फ़ख्र किया जाए, एक ऐसी मिसाल हैं आप कि आपने, मैं तो कहता हूँ 11 साल आपने विदाउट सैलरी जो काम किया है, सैल्यूट है आपको कि आपने ये किया। लोगों के रवैये की भी मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि हम भी अक्सर देखते हैं, हम ऐसी जगहों पर जाएं, ऐसा कोई करैक्टर अगर हमें नज़र आ जाए या बच्चों के करीब जाने की कोशिश करें तो माँ बाप ज़रा दूर हटा देते हैं कि नहीं नहीं बच्चे के करीब नहीं आना। तो लोगों का रवैया मुझे बताएं, कैसा रवैया होता है? कोई कोई ऐसे भी होते हैं बोले खासिर दूर से आप बच्चे को खिलाओ ना, डर लगता है, ये हर चीज़ है। हम भी यानी कि पहले देखते हैं वो बच्चा डरता है तो हम नहीं जाते, करीब नहीं जाते। बच्चे ज़्यादा बच्चे डरते हैं? जी, कुछ बच्चे कुछ यानी कि कुछ समझदार होते हैं तो वो एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो डरते हैं, जो पहली मतलब देखते हैं इस चीज़ को, यानी कि या जनरली कुछ बच्चे होते हैं वो स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाते। मैं पूछना चाहती थी कि कोई ऐसा तल्ख वाक़या कि किसी माँ बाप की तरफ से ऐसे कोई अल्फाज सुने हो कि दिल दुखा हो? एक था वाक़या हुआ था मेरे साथ, देख के उसने बोला बिल्कुल मेरे बेटे के करीब नहीं आना, आप बिल्कुल यहाँ से जाओ, यानी कि बेटा आना चाह रहा था आपके करीब? जी वो तो आना चाह रहा था, बच्चा आना चाह रहा था, वालिदैन ने बच्चे को नहीं रोका, वालिदैन ने आपको रोका। जी। मुझे ये बताएं कि कभी ऐसे हुआ किसी नौजवान ने, किसी शख्स ने छेड़ा हो, कोई ऐसा जुमला कसा हो या आपको टच किया हो आके और तंग करने की कोशिश की हो? वो तो होता रहता है, यूँ बोलते रहते हैं हर चीज़, यानी कि लेकिन हम जो है ना बस अपनी रोज़ी पे देखते हैं बस। ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो ये करते हैं ना वो ये सोचें कि इस शख्स की आंखें भी नम हैं। वो जो ये जुमले का इस्तेमाल कर जाते हैं, चलते चलते टच कर जाते हैं, कोई ऐसी बात कर जाते हैं, उनकी नज़रें कुछ ऐसी बात कर जाती हैं कि वो बज़ाहिर मुस्कुराने वाले इंसान का दिल फिर पसीज जाता है, वो रोता है उस वक्त ना सही, घर जाके में आपके रवैये को, आपके लफ्ज़ों को बर्दाश्त उस वक्त कर लेता है, लेकिन बाद में उसकी तो आंखों से यकीनन आंसू तो जारी होते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी ड्यूटी है जहाँ पे आप काम करते हैं, ये कितने घंटे की होती है? ये 5 बजे से 12 बजे तक की है। 5 से रात 12 तक? जी। और छुट्टी होती है कोई? ये तो तकरीबन जुम्मा हफ्ता त्यौहार होता है, 3 दिन जाने का होता है, लेकिन हम जब होता है तो हम पूरा यानी कि हफ्ता जाते हैं, हमारे बाकी दिन भी जाते हैं। हाँ। लेकिन ज़रा रश चूँकि फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को होता है तो इसलिए आप उसमें जाते हैं। मुझे बताएं बहुत से स्पॉट्स बंद रहे कोरोना के दिनों में। जी आपका भी काम इसीलिए मुतासर हो क्योंकि इसके अलावा आपको आता कुछ नहीं है। अगर आप उस जगह पर जा नहीं पा रहे, क्योंकि हम देखते हैं अम्यूज़मेंट पार्क्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, ऐसी जगह हों, वो तो बंद रही हैं और बहुत तवील अरसे तक बंद रही हैं, तो ऐसे में कैसे गुजारा किया? ऐसे में बस अल्लाह ने साथ दिया, बस मेरा, अल्लाह के सिवा की ज़ात के अलावा कोई नहीं था मेरा। सलीम, ये कितना मुश्किल होता है कि घर का एक वाहिद कफ़ील हो, लेकिन कमाने के लिए कभी रास्ता, जैसे कोविड में हमने देखा कि जगह बंद थी, कमाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। बच्चों को उस वक्त क्या दिलासा देते थे आप? यकीनन घर की ज़रूरियात तो नहीं रुकती ना, चूल्हा चलना तो बंद नहीं होता है, रोटी तो रोज़ाना खानी, पानी भी रोज़ाना पीना है, तो वो क्या चीज़ थी जो कि आपको भी हिम्मत देती थी और आप आगे से अपने बच्चों को भी हिम्मत देते थे? बस कभी ऐसा भी दिन गुजरे हैं कि
लेकिन कुछ ना कुछ करके हर चीज़ बच्चों के लिए कभी फाकों के दिन गुजरे? जी। और यही रीज़न थी कि आपके वालिद साहब की डेथ हुई, आप इलाज नहीं करवा पाए? जी। वालिद साहब जब हयात थे वो सपोर्ट करते थे? जी हम थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे। तो उनके बाद जिम्मेदारी बढ़ गई? जी। तो मेरे जो बड़े भाई हैं वो थोड़ी बहुत सपोर्ट करते थे। अच्छा। थोड़ी बहुत सपोर्ट करते थे। कितने भाई हैं आपके? हम 3 भाई हैं। और बाकी 2 भाई क्या करते हैं? एक भाई है बोल्टन मार्केट में है, वो काम करता है, और उस यानी कि सबसे बड़ा है वो। अच्छा। फिर उससे छोटा यानी कि मेरे से बड़ा है, वो उसका अपना यानी कि काम है। जी। कभी कभी ऐसे हुआ उस जगह पर जब आप उस गेटअप में हैं, आप लोगों को हंसा रहे हैं, मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं, आपके सामने कोई ऐसा शख्स आ गया हो जो कि बचपन का दोस्त, कोई जान पहचान वाला, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला, कोई मोहल्लेदार जिसको नहीं पता कि आप यहाँ पर होंगे और उससे आपका आमना सामना हो गया हो, क्या फील हुआ और क्या किया फिर आपने? जी ऐसा भी हुआ है, मेरे दोस्त आए हुए हैं वहाँ पे भी काफ़ी। वो पहचान गए आपको? पहचानते नहीं थे, फिर मैंने उनको बोला पहचाना। आप उनके करीब गए? जी। आपने कहा पहचाना, फिर उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन ये था, उन्होंने पहले बोला आप कौन हो? मैंने बोला नहीं पहचाना। आवाज़ से भी नहीं पहचाना? नहीं। करीब गए तब भी नहीं पहचाना? फिर मैंने बोला देख ले भाई, सोच ले, सोच समझ के बोल, मैं सलीम हूँ। बोला उनका क्या रिएक्शन था? और ऐसे गले लगाया होगा कि वाह हमारा दोस्त। जी। अ प्राउड मोमेंट आई मस्ट से, क्योंकि बहुत मेहनत से आप ये काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह बहुत कम। तनख्वाह बहुत कम है। मेहनत ज़्यादा है लेकिन उजरत कम है। शिकवा करते हैं? शिकायत तो बहुत है, बाकी जो होते हैं मैं अपने रब से, अल्लाह है। हुकूमत से कभी कोई शिकवा, इदारों से कभी कोई शिकवा रहा हो? बस हुकूमत को ये बोलना चाहूँगा कि हम जैसे भी हम जैसे काम करते हैं, हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि जितना भी ख्याल करें। जब कम से कम उजरत भी ज़्यादा मुकर्रर हो उससे जो कि आपको मिलती है, तो शिकवा तो बनता है। जी बिल्कुल। कि 10,000 में गुजारा होता नहीं या हो सकता नहीं है, ये पॉसिबल है नहीं। किराए का मकान? जी मेरे अपने ससुराल वालों का मकान है। उनका मकान? जी। मकान तो मेरा अपना भी नहीं है। बच्चों को जब देखते हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं? उनको इस सफ़र से ना गुजरना पड़े, ये सफ़र ना करना पड़े, ये तकलीफ़ ना देखनी पड़े, उनके लिए क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि आगे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ऐसा करूँगा अपने बच्चों के लिए भी, इंशाल्लाह कि मैं दिखा सकूँ कि कुछ याद करेंगे आगे जाके मेरे बच्चे भी, हमारे लिए कुछ आगे अभी भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं। ये जो आप कर रहे हैं कि अपने आंसू छुपाते हैं, अपना दर्द छुपाते हैं इस मेकअप के पीछे, इस पेंट के पीछे, ये बड़ी हिम्मत वाला काम है। ये हर कोई नहीं कर सकता। जिसका दिल बड़ा और मजबूत है ना, भी सिर्फ वही लोग। बेशक। बस एक बात और कि अगर देखने वाले किसी तरह से आपके सपोर्ट करना चाहें, हो सकता है कोई जॉब ऑफर करना चाहें, कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं, जिसमें आप ज़्यादा कमा सकें, जी क्या ऐसा हो सकता था कि हो सकता है कोई आपको कांटेक्ट कर ले इससे मुताल्लिक? जी बिल्कुल, ड्राइविंग, कोई और काम जो कर सकें आप? जी बिल्कुल। तो प्लीज़ ये देखने वालों के लिए था कि अगर आप चाहते हैं कि आप इनकी सपोर्ट करें इस तरीके से, क्योंकि सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे दें, सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करें, चाहे वो हुकूमत हो, इदारा हो या कोई इंडिविजुअल हो। सलीम बहुत शुक्रिया, हम सबको फ़ख्र है आप पर कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप रिस्क के हलाल के लिए आप ये कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद थे आप